बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कैसे आप सब लोग? कल का नावल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और मेरे चैनल को साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज चूँकि वीकेंड है, मसरूफियत कुछ ज़्यादा है, बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलिए आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे तो मैं आपके लिए आंचल में से एक नावल लेके आई हूँ। बहुत खूबसूरत ये नावल है, दुख बने गुलाब। फरजाना मुगल का ये नावल है। स्टेप जो है होते हैं ना, स्टेप ब्रदर सिस्टर्स, और उन पे ये बेस्ड है। बहुत प्यारी स्टोरी है, बड़ी डिफरेंट सी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दुख बने गुलाब बाय फरजाना मुगल। जेल की सलाखों पर सर रखे वो बड़ी देर से आंसू बहा रही थी और सलाखों से निकले समीना के हाथ उसके सर पर टिके हुए थे। वो बड़ी देर से उसे तसल्ली दे रही थी। अलमीना बेटा, इस तरह रोना हो तो मत आया करो यहाँ। समीना बेहद अफसुर्दगी से गोया हुई। अम्मी, उसने आंसू भरी निगाहें उठाते शिकायती अंदाज में समीना की तरफ देखा था। माँ की ज़िंदगी के इस भयानक हादसे से वो होश संभालते ही वाकिफ़ हो गई थी। तुम्हें क्या खबर अलमीना, तुम्हारे ये आंसू मुझे बेचैन कर देते हैं। मेरी रूह तड़प उठती है। समीना की आंखों में आंसू आ गए थे। अम्मी, ये मेरे इख्तियार में तो नहीं है। वो ज़िंदगी मेरे लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं। क्यों छोड़ आई थी आप मुझे उधर? अपने साथ क्यों नहीं रखा मुझे? अम्मी, वो औरतें भी तो दुनिया में हैं जो जेल की काल कोठरियों में बच्चों को जन्म देती हैं और अपने साय में परवरिश करती हैं। मुझे भी आप अपने साथ रखती तो इस जहन्नुम से तो बच जाती हर बार की तरह। उस वक्त भी वो अपनी शिकायतों की किताब खोले खड़ी थी। नहीं मेरी जान, ऐसा ना कहो। वो तो बदनसीब बच्चे होंगे जिनकी ज़िंदगियाँ जेलों में गुजरती हैं। तुम तो खुश नसीब हो जो भरे पूरे घर में रहती हो। तुम्हारे कज़न्स हैं माशाल्लाह से, 2 जवान भाई हैं, तुम्हारे बाबा, बड़ी अम्मी हैं, सभी तो तुम्हारे पास है। समीना प्यार से उसे बहला रही थी। अम्मी, इन रिश्तों ने आपको नाक बनकर डसा है। मुझे क्या दे सकते हैं ये? सिर्फ नफ़रत है मुझे इन सब से। अलवीना का लहजा इंतहाई जहरीला था। समीना अपनी नाजुक खूबसूरत सी बेटी को खामोशी से देखती रह कि वो बिल्कुल ठीक ही तो कह रही थी। आपको कैसे बताऊं मम्मी कि मैं आपकी रिहाई के दिन रोज़ अपनी उंगलियों पर गिनती हूँ। एक बार फिर आंसू उसकी आंखों में तैरने लगे थे। वीनू, बस अब रोना नहीं। समीना ने प्यार भरी सरजश की थी। चले बीबी, मुलाकात का वक्त ख़त्म हुआ। उसी वक्त सिपाही ने आकर माँ बेटी की गुफ्तगू में मुदाखलत की थी। अच्छा, मैं अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अलवीना हसरत भरी निगाहों से उन्हें देखती हुई वापसी के लिए पलट गई। यूनिवर्सिटी में वो बीएससी की स्टूडेंट थी। उस वक्त भी अपने कमरे में बैठी नोट्स बना रही थी। दरवाजे पर दस्तक देकर रानी, जो कि मुलाजमा थी, दाखिल हुई थी। अलवीना, बीबी खान जी आपको बुला रहे हैं। रानी मुअद्दब अंदाज में बोली। कौन से खान जी ने हमें याद फरमाया? इस घर में तो खानों की लाइन लगी हुई है। राइटिंग टेबल पर रखी अपनी फाइल पर कलम चलाते अलवीना ने तंज़िया अंदाज में रानी की तरफ देखा। वो जी आसिफ खान जी। रानी और किसी और के सामने हो ना हो, लेकिन अलवीना के सामने फुल अटेंशन होती है। वो उसके गुस्से से बहुत डरती थी। फिलहाल तो मैं अपने नोट्स बना रही हूँ, वक्त मिलेगा तो आ जाऊँगी। कह तो जाकर अपने खान से, बड़े शाहाना अंदाज में अलवीना ने कहा था। अच्छा बीबी। रानी उसका नादर शाही हुक्म सुनकर फ़ौरन भागी थी। औलाद और नौकर में कोई फ़र्क नहीं महसूस करते। वैसे याद नहीं आती, अब पड़ गया होगा कोई काम। अलवीना तप कर बड़बड़ाई थी, गो कि उसका काम ख़त्म हो चुका था, लेकिन ज़िद में आकर दानिस्ता ऐसा कहा था। आसिफ साहब को अजियत देकर उससे भी सुकून मिलता था। अलवीना बीबी, वो जी खान जी अपने पढ़ने वाले कमरे में आपको बुला रहे हैं। हकलाते हुए रानी फिर आधे घंटे बाद पैगाम लिए खड़ी थी। जाओ, यहाँ से आ रही हूँ। अलवीना बुरी तरह चढ़कर कुर्सी से उठी थी। कॉटन के सूट की हाथों से शिकने दुरुस्त करके शानों पर अच्छी तरह दुपट्टा फैलाया और अपने बेडरूम से बाहर निकल आई। सीढ़ियों उतरकर वो नीचे आसिफ साहब के स्टडी की तरफ आ गई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ। अंदर से बड़े संजीदा अंदाज में इजाज़त मिली। अलवीना आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होगी। राइटिंग टेबल पर फाइल खोले आसिफ साहब मुर्तज़ा खान से किसी कारोबारी मसले पर बहस कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, अलवीना ने दोनों को देखते हुए कहा था। वालेकुम अस्सलाम। आओ वीनू। अपने मसरूफियत से सर उठाते मुर्तज़ा खान ने खुशदिली से जवाब दिया था और आसिफ खान ने सदा से खफा रहने वाली बेटी को जवाब देने की बजाय फाइल से निगाह उठाकर बस देखने पर इक्तफा किया था। और कैसी हो वीनू? मुर्तज़ा खान ने बड़ी मोहब्बत से छोटी बहन की तरफ देखा था। एक घर में रहने के बावजूद वो महीनों नज़र नहीं आती थी। अपने बड़े भाई इर्तज़ा खान से ज़्यादा वो अलवीना से बेतकल्लुफ़ था और उससे बेहद अजीज़ रखता था। और ये बात थी कि अलवीना सबसे नाला रहती थी। जैसी आपको नज़र आ रही हूँ, अलवीना ने उल्टा उसे ही फंसाया था, संजीदा से अंदाज में कहते वो अभी तक खड़ी थी। मुझे तो माशाल्लाह से अच्छी नज़र आ रही हो। अच्छा बेटा तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। आसिफ साहब ने फाइल बंद करके इन दोनों की गुफ्तगू में मुदाखलत की। जी कहिए, अलवीना संजीदगी से कहती हुई करीब पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। और रात खां बता रहा था कि आजकल तुम उसके साथ यूनिवर्सिटी नहीं जा रही हो। आसिफ साहब संजीदा अंदाज में गोया हुए। ओह, तो ये किस्सा है। मैं भी कहूँ आज बाबा जान को मेरी याद कैसे आ गई। अलवीना का लहजा अजहद तलख हो गया था। अलवीना, आसिफ साहब ने खफगी भरे लहजे में उसकी जानिब देखा था। बेटी की बात उन्हें दुखी कर गई थी। तब यकीनन राहत खान ने आपको ये भी बताया होगा कि मैं आजकल पॉइंट से आती जाती हूँ। अलवीना जलकर बोली थी। लेकिन मीनू, उसने तुम खामोश रहो। मुर्तज़ा, मुझे बात करने दो। आसिफ साहब ने बेटे को रोका था। देखो बेटा, जब घर में अपनी गाड़ियाँ मौजूद हो तो फिर तुम क्यों यूनिवर्सिटी पॉइंट से आती जाती हो?
آصف صاحب کی یہ مجبوری تھی کہ بیٹی سے بات کرتے ان کے لہجے میں اس خود نرمی آ جاتی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ راحت خان کو کبھی یہ بات ہضم نہیں ہوگی، لیکن اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ الوینا کو انتہائی غصہ آ رہا تھا، لیکن اسے ضبط کر رکھا تھا۔ مرتضیٰ خان خاموشی سے اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ بیٹے تم راحت کے ساتھ یونیورسٹی جایا کرو، اچھا نہیں لگتا، ہمارا اسٹیٹس اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور پھر ہزاروں جاننے والے ہیں اس شہر میں، ہمارے آصف خان کی اکلوتی بیٹی اس طرح خوار ہو، یہ مجھے منظور نہیں۔ کسی نے تمہیں اس طرح دیکھ لیا تو یہ ہماری انسلٹ ہے۔ آصف صاحب بڑی نرمی سے اسے سمجھا رہے تھے۔ آپ کو اپنا اسٹیٹس بہت عزیز ہے، اس بات کا اندازہ تو مجھے ہے، خونی رشتوں پر آپ اپنے اسٹیٹس کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن ایک بات آپ میری بھی سن لیں، میں اس چیپ شخص کے ساتھ یونیورسٹی نہیں جاؤں گی، اتنا عرصہ بھی میں اس کے ساتھ جا کر غلطی کی تھی۔ وہ ہنوز غصے میں تھی۔ کیا کچھ کہا ہے اس نے تم سے، یا پھر کوئی لڑائی ہوئی؟ اب مرتضیٰ خان نے بولنا ضروری سمجھا تھا۔ آصف صاحب چونکے ضرور تھے لیکن خاموش رہے۔ ہمت ہے اس کی کچھ کہنے یا لڑائی کرنے کی؟ الوینا نے نخوت بھرے لہجے میں کہا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ کچھ دن پہلے موصوف نے بڑے زبردست قسم کے عشق کا اظہار بڑی بے باکی سے اس کے سامنے کیا تھا۔ تو بیٹا یہ تو تمہاری خواہ کی ضد ہے۔ آصف صاحب کو اس کی بات کچھ ناگوار گزری تھی۔ آخر یہ آپ لوگوں نے راحت کو ہی میری پہرے داری پر کیوں معمور کر رکھا ہے؟ الوینا بری طرح تپ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وینو یہ کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ آصف صاحب نے نہایت خفگی سے اس کی سمت دیکھا تھا۔ تو پھر کیا کروں؟ میں نے آج تک اپنی ذات سے آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ ہاں، آپ لوگوں کی ذات میرے لیے تکلیف کا باعث ضرور بنی ہے۔ 5 سال کی عمر سے آپ نے مجھ سے میری ماں کی گود چھین کر مجھے ہاسٹل کے حوالے کر دیا تھا۔ اب مجھ پر کیوں بیٹی کا لیبل لگا کر اس گھر میں لے آئے ہیں؟ مجھے بھی اس وقت میری ماں کے ساتھ جیل بھیج دیا ہوتا اس جہنم سے، تو وہ میرے لیے بہتر تھا۔ غصے میں لال سرخ چہرے کے ساتھ اس کی آواز کچھ تیز ہوگی اور آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ وہ سال بھر سے گھر میں شفٹ ہوئی تھی، بلکہ آصف صاحب زبردستی اسے گھر لائے تھے۔ یہ حقیقت تھی کہ اس کا سارا بچپن مختلف ہاسٹلوں میں گزرا تھا، کیونکہ اس گھر میں ماں کے بعد اس کی پرورش کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ لیکن آصف صاحب کا وہ خون تھی، انہیں پیاری بھی بہت تھی۔ وہ بڑی باقاعدگی سے اسے ہاسٹل ملنے جایا کرتے تھے، بلکہ دونوں بیٹوں کو بھی بہن سے ملانے لے جاتے تھے۔ الوینا، آصف صاحب تو بس اس کی صورت دیکھتے رہ گئے، شاید وہ اب اپنی کوتاہیوں کو شمار کر رہے تھے۔ اب مرتضیٰ خان اس کے اندر بھرے زہر کا اندازہ لگا رہا تھا۔ اوہ ہو، تو صاحبزادی آئی ہوئی ہیں، جب ہی کمرے میں ہنگامہ جاری ہے، پھر کوئی مسئلہ کھڑا کر رکھا ہوگا۔ اسی وقت مہر صاحب نے بیڈ روم کا اندرونی دروازہ، جو کہ اسٹڈی میں بھی کھلتا تھا، کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ الوینا نے اپنے آنسو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے ہوئے مہر صاحب کی بات سن کر باپ کی جانب شکایتی انداز میں دیکھا تھا۔ مہر صاحب پلیز آپ کمرے میں جائیں، میں پہلے ہی یہاں پھنسا ہوا ہوں۔ آصف صاحب جھلا کر گویا ہوئے۔ وہ جانتے تھے یہ الوینا کو دیکھ کر کوئی نیا شوشہ چھوڑ جائیں گی اور پھر بات ختم ہونے کی بجائے اور بڑھ جائے گی۔ خان جی، ہم نے کیا پھنسایا ہے آپ کو؟ پھنسانے والے تو ایک عرصہ سے آپ کو پھنسا چکے ہیں، مہر صاحب مانی خیزی سے کہتے ہوئے طنزیہ نگاہوں سے الوینا کی جانب دیکھ رہی تھی۔ امی پلیز، مرتضیٰ نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کی نظر میں خود سے بدتمیز صحیح، لیکن میری رگوں میں میری ماں کا خون بھی دوڑ رہا ہے، جس نے ہمیشہ مجھے بڑوں کے احترام کا درس دیا۔ آپ کی اس بات کا جواب مجھے بھی دینا آتا ہے، لیکن پھر آپ میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ الوینا تلخی سے کہتی ایک دم اسٹڈی روم سے باہر نکل گئی۔ خان جی، بہت سر چڑھا رکھا ہے آپ نے، اسے کسی دن اس بیٹی کے ہاتھوں منہ کی کھائیں گے آپ۔ الوینا کی بات مہر صاحب کو آگ لگا گئی تھی۔ مہر صاحب، میں اپنی بیٹی کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، بس، یا کچھ اور سننا چاہتی ہیں آپ؟ آصف صاحب طنزیہ لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ مہر صاحب کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ امی، آپ بھی وینو کے ساتھ زیادتی کر جاتی ہیں۔ مرتضیٰ خان کو ماں کا رویہ الوینا کے ساتھ پسند نہیں تھا، بہن سے کچھ زیادہ ہی محبت جتانے لگے ہو۔ خیر، یہ یاد رکھا کرو مرتضیٰ خان کہ وہ تمہاری سگی بہن نہیں، سوتیلی بہن ہے، وہ اس ناگن کی بیٹی ہے جس سے تمہاری ماں کو ڈسا تھا۔ مہر صاحب نے بیٹے کو تنبیہ کر کے آصف صاحب کو سلگتی نگاہوں سے دیکھا اور اندرونی دروازہ کھول کر اپنے بیڈ روم میں داخل ہو کر دھڑ سے دروازہ بند کیا تھا۔ آصف صاحب مرتضیٰ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ اب کیا کیا جائے مرتضیٰ؟ تمہاری ماں تو معاملہ اور الجھا گئی ہیں، میں الوینا کی ضد سے ڈرتا ہوں، مجھ سے تو وہ صدا کی خفا ہے۔ آصف صاحب بے بسی سے گویا ہوئے تھے۔ بابا جان، امی اپنی عادت سے مجبور ہے، اصل بات تو الوینا کی ہماری طرف سے دی گئی محرومی کی وجہ سے ہی آج ایسی آپ پریشان ہیں، میں اسے ہینڈل کر لوں گا، مرتضیٰ خان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا، اور آصف صاحب نے گویا اطمینان کا سانس لیا تھا۔ بیوی کے معاملے میں تو وہ بدقسمت تھے، لیکن اولاد کے معاملے میں تو وہ خوش قسمت ثابت ہوئے تھے۔ ان کے دونوں بیٹے ہی ان کی زندگی کے نشیب و فراز سے واقف تھے، اس لیے ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے تھے۔ آصف صاحب کے اسٹڈی روم سے نکل کر پہلے تو اسے خود کو نارمل کیا اور پھر راحت خان کی تلاش میں حال میں پہنچ گئی۔ وہ تمام کزنز اکثر رات میں ادھر ہی جمع ہوتے تھے سوائے الوینا کے۔ راحت خان، آئندہ میری ذاتیات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کرنا، اس سے قریب آ کر بڑے کاردار لہجے میں گویا دھمکی دے رہی تھی۔ حال میں بیٹھے تمام حاضرین کو اس کا انداز دیکھ کر گویا سانپ سونگھ گیا تھا، لیکن روحی اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ لیکن بات کیا ہوئی ہے؟ راحت خان کو اصل بات فوراً سمجھ گیا تھا، لیکن پھر بھی انجان بن کر استفسار کر رہا تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو بات کیا ہے؟ الوینا کا لہجہ گستاخی کی حد کو چھو رہا تھا۔ کچھ نگاہوں نے ان دونوں کی جانب معنی خیز انداز میں دیکھا تھا۔ تمیز سے بات کرو الوینا، لالا تم سے کتنے بڑے ہیں، کچھ یہی لحاظ کر لو۔ ایک طرف خاموش بیٹھا فرحت خان بڑے بھائی کی حمایت کرتے الوینا کو گھور رہا تھا۔ تم چپ رہو فرحت، نیلوفر بھابھی حال میں داخل ہوتے تمام باتیں سن چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ معاملہ زیادہ بگڑتا وہ اندر آ گئی۔
मुझे तमीज़ सिखाने से पहले अपने लालों को सिखाओ। अलवीना कहाँ चुप रहने वाली थी, वो तब उठी थी। अलवीना, फरहत खान खून के घूंट पीकर रह गया था। हाय हाय, ये तुम दोनों को क्या हो रहा है? नीलोफर भाभी ने फिर बचाव कराया। राहत अलबत्ता खामोशी से उसके तेवर देख रहा था। सबके दरमियान कैसे वो उसकी इंसल्ट कर रही थी। तो अपनी इस चहीती से पूछे, नीलो बाजी, ये यहाँ क्या ड्रामा करने आई थी? बड़ों का अदब बड़ों का अदब करना ये क्या जाने। रूही बड़ी देर से बर्दाश्त करी थी, अब एकदम अपनी बहन को तलख अंदाज में जवाब दिया। वैसे रूही, राहत खान का एहतराम तुम पर लाजिम है, दूसरों को ये सबक मत पढ़ाओ। इंतहाई मैंने खेज लहजे में कहती अलवीना हॉल से निकल गई थी। दूसरे दिन मुर्तज़ा खान उसके बेडरूम में दस्तक देकर दाखिल हुआ। अपने कपड़ों की वार्डरोब ठीक करती हुई अलवीना ने बड़ी हैरत से मुर्तज़ा खान को अपने कमरे में देखा था, क्योंकि वो पहली बार आया था। मुर्तज़ा खान उसकी हैरत समझते हुए ना मुस्कुराहट समेत उसकी तरफ बढ़ा था। यह तुम्हारी गाड़ी की चाबी है, पोर्च में तुम्हारी नई गाड़ी मौजूद है। मुर्तज़ा ने अपनी जेब से खूबसूरत सी की चेन निकाल कर अलवीना की तरफ बढ़ाई। इस इनायत का मतलब पूछ सकती हूँ? अलवीना का लहजा इंतहाई स्पार्ट था। की चेन उसने नहीं ली थी। अरे भाई, मतलब कैसा, ये तुम्हारा हक है, मुर्तज़ा ने नरमी से कहा। अगर हकूक़ फ़राइज़ गिनवाए गए तो आपकी तरफ हिसाब किताब बहुत लंबा चौड़ा निकलेगा। अलवीना का लहजा आज खुद तल्ख हो गया था। चलो वो हिसाब किताब भी हमारे खाते में लिख दो, लेकिन डियर सिस्टर, तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए। तुम हम दोनों भाइयों को बहुत अजीज़ हो, इर्तिज़ा लाला भी तुम्हें बहुत अजीज़ रखते हैं। ये और बात है कि वो इंतहाई संजीदा हैं, लेकिन हकीकत यही है, मुर्तज़ा खान ने बड़ी लगावट से कहा था। अलवीना ने जवाब नहीं दिया, बस एक खामोश निगाह हैंडसम से मुर्तज़ा खान पर डाली थी। खैर, तुम हमें भाई तस्लीम करो या ना करो, लेकिन हम तुम्हें अपनी बहन तस्लीम करते हैं। मुर्तज़ा ने उसे खामोश देखकर कहा। की चेन हनूज उसके हाथ में थी। बहन ज़रूर हूँ आपकी, लेकिन सौतेली बकौल आपकी अम्मी के, अलवीना ने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा था। वीनू, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ये सगा सुतेला ना सुनूं। तुम हमारी बहन हो, हमारा खून हो। रहेगी अम्मी की बात तो उन्हें दिल पर ना लिया करो, वो अपनी आदत से मजबूर है। हम एक बाप की औलाद हैं, बस ये याद रखा करो। मुर्तज़ा खान ने प्यार भरी खफगी से उसे समझाया था। हकीकत होती है, ये अलग बात है लाला, कि आप ऐसा नहीं समझते। अलवीना बेख्तियार उसे लाला कह गई थी। वो जानती थी कि वो दोनों भाई अपने दिलों में उसके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लेकिन उससे अपनी माँ की सबतों को देखते हुए सारे रिश्ते जहर लगते थे। हकीकत तो तुमने खुद गलत साबित कर दी। मुझे आज पहली बार लाला कहकर मुर्तज़ा बेइंतहा खुश हुआ था। चलो बहस ख़त्म करो, ये चाबी रखो। मुर्तज़ा ने एक बार फिर की चेन उसकी सिमत बढ़ाया था। अलवीना ने नफ़ी में सर हिलाया था। प्लीज़ वीनू, अभी जो लाला कहा था उसी का मान रख लो। मुझे बाबा जान पहले ही कह रहे थे कि वो नहीं मानेगी, लेकिन मैंने कहा था वीनू मेरी बात ज़रूर मानेगी। मुर्तज़ा खान इल्तिजाई अंदाज में गोया हुए वो सर झुकाए कुछ सोचती हुई खामोश खड़ी थी। आज तक उससे अपनी ज़रूरतों के लिए बाप और भाइयों के आगे हाथ नहीं फैलाया था। वो जिस शहर के हॉस्टल में होती, वहाँ उसका बैंक अकाउंट खोल दिया जाता और चेक बुक आसिफ खान उसके हवाले कर देते थे। और अब जब कि वो घर आ चुकी थी, तो तब भी उसके बाप भाइयों का यही वतीरा था। ठीक है, तुम राहत खान के साथ नहीं जाना चाहती, मैं तुमसे उसकी वजाहत नहीं पूछ रहा, लेकिन हम तुम्हें मुश्किल में भी नहीं देख सकते हैं। मुर्तज़ा खान ने गोया उसकी मिन्नत करते हुए चाबी वाला हाथ एक बार फिर उसके आगे बढ़ाया था। लाएं दें। अलवीना ने लम्हा भर में कुछ सोचा और की चैन उसके हाथ से ले ली। थैंक्स वीनू, थैंक्स, तुमने मेरा मान रख लिया। अगर कहो तो एक हफ्ते में मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखा दूँ, वरना किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला दूँ, जैसे तुम कहो। मुर्तज़ा खान से नम पड़ता देखकर काफ़ी खुश था। इंस्टीट्यूट ठीक रहेगा, अलवीना ने संजीदा से लहजे में कहा था। ठीक है, जैसे तुम खुश, मैं उसका भी बंदोबस्त कर दूंगा। और हाँ, लाला कहने पर एक बार फिर थैंक्स। मुर्तज़ा खान ने शरारत से कहते उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा, बेडरूम से बाहर निकल गया। और अलवीना महरनिसा और उनके बेटों में ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस कर रही थी। काफ़ी दिनों बाद अलवीना को माँ से मिलने का मौका मिला था। आज सोफ़िया भी उसके साथ आई थी। सोफ़िया अक्सर उसके साथ समीना से मिलने आती थी। माँ से मिलने के बाद वो बड़े अफसरदा से मूड में वापस हुई थी। समीना की हालत देखकर उसकी ऐसी ही कैफियत हफ्तों रहती थी। उधर समीना का हाल भी उससे मुख्तलिफ नहीं होता था। सोफ़िया उसके साथ चलते हुए इधर उधर की बातों से उसका दिल बहला रही थी, क्योंकि वो उसकी कैफियत महसूस कर चुकी थी, लेकिन उसका ध्यान सोफ़िया की बातों की तरफ नहीं था, बल्कि वो मुसलसल समीना को सोच रही थी। इस बार वो उसे बहुत कमज़ोर दिखाई दी थी। वो जेल के अहाते से निकल रही थी कि वो किसी सूटेड बूटेड शख्स से बुरी तरह टकराई कि उसे अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। नाजुक पेशानी पर फौलादी सीना गोया पत्थर बनकर लगा था। अरे संभल कर, अलवीना के साथ चलती सोफ़िया भी बौखला गई। संभल कर बीबी, टकराने वाले शख्स ने उसे दोनों बाजों से थाम कर बड़े शास्ता अंदाज में कहा। उफ, पेशानी मसलते अलवीना कर रही थी। अभी तक टकराने वाले को उसने देखने की जहमत नहीं की थी। सॉरी जी, कसूर मेरा नहीं, शायद चलते हुए आपका ध्यान किसी और समत था। अजनबी हनूज शाइस्ता अंदाज में उस नाजुक सी लड़की से मुखातिब था। कोई बात नहीं, सोफ़िया ने उसे जवाब देना ज़रूरी समझा था। दिल ही दिल में उसकी जहानत का एतराफ़ करते बगौर उसने लंबे जोड़े नौजवान की सिमत देखा, जो अपने फ़ौजी हेयर कट स्टाइल में आंखों पर खूबसूरत नफीस आई ग्लासेस लगाए इंतहा स्मार्ट दिखाई दे रहा था।
ایسے ہی کوئی بات نہیں، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی نے میرے سر پر کھینچ کر پتھر مارا ہو۔ الوینا پیشانی سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے صوفیہ پر بگڑی تھی۔ محترمہ، میں آپ سے سوری کر تو رہا ہوں، حالانکہ غلطی میری نہیں بلکہ آپ کی تھی۔ اجنبی نے پھر معذرت کرتے ہوئے اس شعلہ صفت لڑکی کو بڑی گہری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ سوری کیجیے، احسان نہ کیجیے، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں انسان سے نہیں پتھر سے ٹکرائی ہوں۔ الوینا تو پہلے ہی سمینہ کی طرف سے پریشان تھی، اوپر سے اپنا قصور ہونے کے باوجود اجنبی نوجوان پر طنز نگاہ ڈالتے تن فن کرتی آگے بڑھ گئی۔ صوفیہ بھی نوجوان کے قریب ہی کھڑی تھی، اتنے شائستہ، اتنے معقول بندے کے ساتھ اس کا سلوک انتہائی غلط تھا۔ صوفیہ سوچ رہی تھی کس قسم کی خاتون تھی۔ نوجوان ششدرہ سے لمبے چوڑے آہنی گیٹ کی طرف بڑھتے دیکھ کر صوفیہ سے مخاطب ہوا تھا۔ جانے دیں آپ اسے، دراصل وہ اس وقت بہت اپسیٹ تھی۔ اس کی طرف سے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ صوفیہ بڑے شرمندہ سے انداز میں اخلاق کی خانہ پوری کر کے جلدی سے آگے بڑھی تھی، مبادا الوینا پھر پلٹ نہ آئے اور بات اس سے بھی آگے نہ بڑھ جائے۔ نوجوان نہ چاہتے ہوئے بھی اس سرپھری سی لڑکی کے بارے میں سوچتا ہوا اندر کسی آفس کی جانب بڑھا تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ گاڑی سے باہر نکل رہی تھی کہ ماں نگاہ لان میں بیٹھے شہباز خاں اور راحت خان پر پڑی تھی۔ دونوں باپ بیٹا چائے پینے میں مصروف تھے۔ الوینا انہیں نظر انداز کر کے اندر کی جانب بڑھی تھی، مگر شہباز خان کے پکارنے پر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی رکنا پڑا، ورنہ خود سری کا لیبل تو اس پر لگ چکا تھا۔ جی، وہ مردہ قدموں سے ان کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ قریب بیٹھے راحت خان نے بطور اس پر خاص نگاہ ڈالی۔ سیاہ اور فروزی امتزاج کے کاٹن کے سوٹ میں وہ نکھری اکھڑی بھی اس کے دل میں اتری چلی گئی۔ میں نے سنا ہے تم آج کل جیل بہت جانے لگی ہو، شہباز خان اپنے باروب انداز میں اس سے مخاطب ہوئے تھے۔ تایا جان، اس جیل میں میری ماں ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہے اور میں اس وقت تک وہاں جاؤں گی جب تک انہیں رہائی نہیں مل جاتی۔ الوینا کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ شہباز خان نے اس کے لہجے پر غور کرتے ہوئے سوچ انداز میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے چائے کا خالی کپ میز پر رکھا تھا۔ تو بابا جان آپ کیوں اعتراض کریں؟ آخر وہ الوینا کی ماں ہے، ان سے ملنا۔ الوینا کہا کہ راحت نے بڑی چالاکی سے پتا اس کی فیور میں پھینکا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اس کی ماں ہے، لیکن ہماری بھی اس شہر میں عزت ہے، اس کا وہاں آنا جانا ٹھیک نہیں، مجھے آصف خان سے بات کرنا پڑے گی۔ شہباز خان بڑے سرد مہر انداز میں گویا ہوئے تھے۔ معذرت کے ساتھ تایا جان، آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، میں وہاں جاؤں گی، انتہائی اسپاٹ لہجے میں کہتی الوینا۔ راحت خان پر ایک کاٹ دار نظر ڈال کر وہاں سے پلٹ گئی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو لاؤنج میں روحی سے مٹ بھیر ہو گئی۔ تم راحت خان کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ وہ بڑے کڑے تیوروں سمیت الوینا کو گھور رہی تھی۔ میں نے اسے پکڑا ہی کب ہے؟ الوینا چپتے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ ابھی لان میں کون سی محفل لگائے کھڑی تھی؟ روحی نے بڑی طنزیہ نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ یہ تم راحت خان سے پوچھنا، وہ تمہیں زیادہ بہتر طور پر بتائے گا۔ الوینا نے بھی اس پر طنزیہ نگاہ ڈالی تھی۔ میں تمہاری چالاکیوں کو اچھی طرح سمجھتی ہوں، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ تمہاری ماں نے بھی ہمارے کاکا جان کو اسی طرح پھنسایا تھا۔ روحی نے جلدی پر تیل ڈال دیا تھا۔ خبردار روحی، آئندہ میری ماں کا نام اپنی زبان پر مت لانا، ورنہ نتیجے کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ اور غور سے سنو، یہ خاندان اور یہ خانزادے تمہیں ہی مبارک ہو۔ تمہاری بڑی بہن آلریڈی حیات خان کی بیوی اور راحت خان کی بیوی یقیناً تم ہی بنو گی۔ اور رہ گئی تمہاری چھوٹی بہن رابی، تو وہ بھی اطمینان رکھو، فرد خان کے لیے بھوک ہے بس، یا کچھ اور سننا بھی پسند کرو گی؟ بھڑکتی ہوئی الوینا اسے آئینہ دکھا کر اپنے کمرے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رات میں ڈائننگ ٹیبل پر تمام اہل خانہ موجود تھے سوائے آصف خان اور الوینا کے۔ آصف خان تو اپنے کسی دوست کے گھر گئے ہوئے تھے۔ یہ الوینا کہاں ہے؟ ارتضیٰ خان نے ڈائننگ ٹیبل کا جائزہ لیتے اپنے دائیں جانب کرسی پر بیٹھی مہر النساء سے استفسار کیا۔ لاڈلی بیٹی کو تمہارے باپ نے بہت کھلی چھٹی دے رکھی ہے، اوپر سے گاڑی لے دی ہے، کہیں آوارہ گردی کر رہی ہوگی۔ مہر النساء کی زبان الوینا کے لیے ہمیشہ اسی طرح زہریلی تھی۔ ان کی سرگوشی بھی اتنی تیز تھی کہ ارد گرد بیٹھے افراد ایک لمحے کے لیے ان ماں بیٹے کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ امی پلیز کچھ تو خیال کیجیے۔ ارتضیٰ خان کی نگاہوں میں معصوم صورت بہن کی تصویر گھوم گئی۔ ماں کی بات اسے بے حد ناگوار گزری تھی۔ میں دیکھتا ہوں اسے اس وقت کہاں جا سکتی ہے، وہ اپنے کمرے میں ہوگی۔ بائیں جانب چیئر پر بیٹھے مرتضیٰ خان نے بھی ماں کے ذرّی خیالات سن لیے تھے۔ وہ بلند آواز میں کہتا کرتا ہوا ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گیا تھا۔ مرتضیٰ خان سیدھا اس کے بیڈ روم میں گیا تھا، لیکن الوینا بیڈ روم میں نہیں تھی۔ اسے کچھ تشویش ہوئی تو ملازمہ سے پوچھا۔ رانی نے اسے لان کی طرف جانے کو کہا تھا۔ مرتضیٰ دبے پاؤں لان کی طرف آیا۔ وہ واقعی لان کے پرسکون گوشے میں موجود تھی۔ وہ اور کرسی پر بیٹھی آنکھیں بند کیے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اس کے قریب بڑھتے مرتضیٰ خان کو ایک دھچکا لگا تھا۔ وینو، مرتضیٰ خان نے آہستگی سے پکارا تھا۔ اس کی حالت پر اسے انتہائی دکھ ہو رہا تھا۔ جی، الوینا نے آنکھیں کھول دیں۔ اپنے سامنے کھڑے مرتضیٰ خان کو دیکھا وہ بری طرح سٹپٹائی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ الوینا کے نزدیک دوسری کرسی پر بیٹھتے اس کا پہلا سوال یہی تھا۔ الوینا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ دونوں ہاتھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ وینو، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا امی نے کچھ کہا ہے؟ گو کہ اس گھر میں سب کا رویہ اس کے ساتھ سرد محسا تھا، لیکن سب سے زیادہ مخالفت اس کی مہر النساء ہی تھی۔ پہلا دھیان اس کی ماں کی طرف ہی گیا تھا۔ نہیں، الوینا نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ مرتضیٰ نے الجھن بھری نگاہوں سے اس کی سمت دیکھا۔ لالا، مجھے اپنے دکھوں کی شہرت پسند نہیں، الوینا نے سنجیدگی سے کہا، لیکن اپنوں سے دکھ بانٹنے میں دکھوں کی شہرت نہیں ہوتی۔ مرتضیٰ نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا۔ اپنوں سے؟ زیر لب بڑبڑاتے الوینا نے
तसव्वुफ़ भरे अंदाज में मुर्तज़ा की तरफ देखा था। क्या मैं तुम्हारा अपना नहीं हूँ? क्या मुझे बार बार इस बात की याद दहानी करानी पड़ेगी? मुर्तज़ा ने इंतहाई नरमी से कहा था। असल में आज मैं अम्मी से मिलने गई थी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं, फिर पहले से ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रही थी। अलवीना ने अब उससे छुपाना मुनासिब नहीं समझा था, इसलिए साफ गोई से सब कुछ बता दिया। ओह, तो ये बात थी। मुर्तज़ा का लम्हा भर को उससे नज़रें चुरा गया था। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, जेल सुपरिटेंडेंट से बाबा जान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और मेरी भी इससे बहुत अच्छी अलैक्स है। मैं अभी उसे फ़ोन करके कह देता हूँ, उधर का डॉक्टर अम्मी का चेकअप कर लेगा। और एक बात तुम्हें बता दूँ, बाबा जान अगर उनसे मिलते नहीं हैं तो ये अलग मसला है, लेकिन वो उनसे लाताल्लुक़ नहीं रहे। असल में अलवीना, वो हमारी भी माँ हैं। उनका दुख दर्द जितना तुम महसूस करती हो उतना ही हम महसूस करते हैं। उनसे मिलने को तो बहुत दिल चाहता है, लेकिन खैर छोड़ो इस बात को, बस तुम बेफिक्र हो जाओ। और हाँ, आइंदा तुम अपना हर दुख सुख मुझसे शेयर कर सकती हो। मुर्तज़ा खान ने बड़ी मोहब्बत से कहा था। थैंक्स साला, आप मेरा बेहद ख्याल रखते हैं, बल्कि बाबा से भी ज़्यादा। अलवीना वाकई रिलैक्स होकर खुले दिल से एतराफ़ करी थी। मुर्तज़ा खान की कदर व मंजिलत उसके दिल में पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। इस एतराफ़ का बेहद शुक्रिया। बाबा जान भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। अगर तुम खफगी की पट्टी अपनी आंखों से उतार कर देखो, उसने शायर से कहा, गोया आसिफ खान का भी दिफा किया था। अलवीना ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सर झुका लिया था। अच्छा भैया बूढ़ा, मैं तुम्हें खाने के लिए बुलाने आया था और इधर ही बैठ गया। मुर्तज़ा ने उसके अंदाज को नोट करके फ़ौरन मौजू बदला और उसे लिए अंदर की जानिब बढ़ा था। इस बार सेमेस्टर की मसरूफियत की वजह से अलवीना तकरीबन 1 माह बाद समीना से मिलने जेल आई थी। उनके चेहरे पर इस बार अलवीना को एक सच्ची खुशी नज़र आ रही थी। अम्मी, ये मेरी नज़र का धोखा है या आप बाकी खुश दिखाई दे रही हैं? अलवीना ने लोहे की मोटी मोटी सलाखों के पीछे बगौर उसकी जानिब देखा था। हाँ बेटा, अल्लाह ताला ने हम माँ बेटी दोनों को बहुत बड़ी खुशी से नवाजा है। समीना एक खुशी के आलम में गोया हुई थी। अम्मी सच जल्दी से बताए ना, मैं तो खुशी लफ्ज़ के लिए तरसती हूँ। वो बेताब सी हो गई। वीनू, अल्लाह ताला ने मेरे इकलौते भाई को तो वक्त से पहले ही अपने पास बुला लिया था, लेकिन अब मेरी भाभी और भतीजा मुझे मिल गए। हारून अहमद तुम्हारे मामू का इकलौता बेटा है, ये तो तुम जानती थी, लेकिन अब भाभी और हारून इसी शहर में आ गए हैं और उनको पुलिस में जॉब मिल गई और हमारे शहर में ही उसकी पोस्टिंग हुई है। 2-3 बार दोनों माँ बेटे मुझसे मिलने आ चुके हैं। समीना ने बड़ी खुशी से सारी तफसील बताई थी। अम्मी, ये तो वाकई हमारे लिए कीमती खुशी है। अलवीना को भी हकीकी खुशी हुई थी। उसके ननिहाल में इकलौते मामू के बाद उनकी बीवी और बेटा ज़िंदा थे, ये बात उसे मालूम थी, लेकिन वक्त और हालात ने भी कभी उनसे मिलने का मौका नहीं दिया था। और सबसे अहम बात ये थी कि इन लोगों की रिहाइश इसी शहर में नहीं थी। बेटा, फातिमा भाभी हारून को भी तुमसे मिलने का बहुत शौक था, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया कि मेरी अलवीना के आजकल इम्तिहान हो रहे हैं, इस वजह से वो नहीं आ रही। फिर हारून ये अपना एड्रेस दे कर गया है, तुम आज ही उनसे मिलने जाओ। समीना ने अपने दुपट्टे के पल्लू की गिरा खोलकर एक कार्ड अलवीना की सिमत बढ़ाया था। अलवीना ने कार्ड उनके हाथ से लेकर नज़रें दौड़ाई। एसएसपी हारून अहमद, उसके नीचे घर का एड्रेस और घर का फ़ोन नंबर मौजूद था। ठीक है अम्मी, मैं एड्रेस तो समझ गई हूँ, अलवीना ने कार्ड अपने हैंडबैग में रखते हुए कहा था। फिर तुम अभी जाना, हारून तो कल ही मुझसे मिलकर गया था, समीना ने उसे ताकीद की थी। अच्छा, जैसे आप कहती हैं, अपना ख्याल रखिएगा, मैं जल्द चक्कर लगाऊंगी। अलवीना ने उनके इसरार को देखते हामी भरी थी और फिर ख़ुद उसका भी उन लोगों से मिलने को दिल चाह रहा था। जाओ, अल्लाह की अमान में, हमेशा की तरह दुआ देते हुए समीना ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा था। और हाँ, अपने बाप और भाइयों के फ़िलहाल फातिमा भाभी और हारून के बारे में कुछ ना बताना। उन्हें एकदम ध्यान आया था। जी अच्छा, अलवीना ने इस बात में सर हिलाते उन्हें खुदाफिज कहा था। शफाफ सड़क पर गाड़ी दौड़ाते हुए वो अपने अनदेखे रिश्तेदारों के बारे में सोच रही थी, जिनके मिल जाने से आज उसने अपनी माँ के चेहरे पर सच्ची खुशी देखी थी। अभी सोचा में गुम एक मोड़ काटते उसकी गाड़ी अपने से आगे जाने वाली पुलिस की गाड़ी से टकराई थी। उसका सर बुरी तरह से स्टीयरिंग पर लगा था। वो मुश्किल ब्रेक लगाते हुए अलवीना ने गाड़ी के टायर बुरी तरह चरचराए थे, लेकिन उसके आगे गाड़ी ड्राइव करने वाले शख्स ने मिरर से देखते हुए अपनी गाड़ी और उसकी गाड़ी को बड़ी महारत से बचाने की कोशिश की थी। और अपनी कोशिश में वो शख्स काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका था। दोनों गाड़ियां आगे पीछे रुक चुकी थी। अलवीना ने तो इस नागहानी रफ्तार पर पूरी तरह घबराते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया था। अजनबी फ़ौरन अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अलवीना की गाड़ी की तरफ आया था। दोनों की गाड़ियां सड़क की एक जानिब खड़ी थी, उस वजह से आती जाती ट्रैफिक को कोई मसला नहीं था। बीबी, खतरा तो टल गया है, अब ज़रा बाहर आएँ। गाड़ी वाले ने हाथ में पकड़ी स्टिक से खिड़की को नॉक किया था। अलवीना को चेहरे से हाथ उठाना पड़ा। वो गाड़ी से बाहर निकली तो अपने सामने पुलिस यूनिफॉर्म में खूब दूसरे संजीदा अंदाज में उस शख्स को देखकर उसके औसान ख़ता हो गए। एक तो वो चेहरा जाना पहचाना था और ऊपर से वो किसी अरे गरे की गाड़ी से नहीं, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी से टकराई थी। ये तो उसे अब मालूम हुआ था। बहुत खूब, तो ये आप हैं? अजनबी ने इंतहाई संजीदा और जताने वाले अंदाज में कहते हुए उसे सर से पाँव तक देखा। तो उसकी याददाश्त में भी ये चेहरा महफूज था। वो असल में जी माजरत के लिए अल्फाज ढूंढते अलमीना को अपना उस दिन वाला सलूक बहुत शिद्दत से याद आ रहा था और कुछ वो उसे पुलिस यूनिफॉर्म में देख कर भी घबरा गई थी। जी हाँ, आज भी मेरा कसूर था। रेड कॉटन के सूट में बगैर किसी आरइश के उसने अलवीना को बगौर देखा था। उसका लबो लहजा उस वक्त एक सख्त गिर ऑफिसर जैसा था। नहीं, मेरा मतलब
वो फिर अटकी। बीबी, आपका मतलब मैं खूब समझ रहा हूँ, अगर ड्राइविंग करना नहीं आती तो यूँ सड़कों पर गाड़ी लेकर दंदनाती हुई ना फिरें। गो के वो कोई दिल पैक किस्म का नौजवान ना था, लेकिन एक बशर का दिल ज़रूर रखता था। अलमीना के इंतहाई पुरकशिश सरापे में वो उलझ कर रह गया था। अरे आप मेरी बात तो सुन नहीं रहे, अपनी कही जा रहे हैं। अलमीना के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो जो कुछ देर पहले उसे पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर घबरा गई थी, अब उसी कैफे से बाहर निकल आई थी। मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके इस जुर्म पर कौन सी दफ़ा लगाई जाए। पुलिस अफसर ने उसकी परेशान सूरत को दिलचस्पी से देखा था। मैंने कोई जुर्म नहीं किया ऑफिसर, गलती मुझसे हुई है, जिसके लिए सॉरी। शानों तक बिखरे रेशमी वालों को उसने इस तरह के आलम में एक हाथ से झटकते हुए कहा था। तो फिर सॉरी कीजिए, एहसान ना कीजिए, इंतहाई संजीदगी से कहते हुए उसने उस पर एक गहरी निगाह डाली और अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। हाय, अलवीना को अपने कहे हुए अल्फाज याद आ गए। अपने अल्फाज वो कैसे भूल सकती थी। उससे दूर जाती गाड़ी को इतने से देखा, शर्मिंदगी का एहसास लिए अपनी गाड़ी की तरफ आ गई। गाड़ी शफाफ सड़क पर एक बार फिर दौड़ने लगी थी, लेकिन अब उसका पूरा ध्यान अपनी ड्राइविंग की तरफ था। 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो ऑफिसर्स कॉलोनी में पहुंच गई थी। अपने मतलूबा बंगले पर उसने गेट के बाहर खड़े चौकीदार से अपनी शिनाख्त करवाई थी। चौकीदार ने गेट बार कर दिया था। उसकी कार भी अंदर दाखिल हुई थी कि उसे सामने पोर्ट से निकलते हुए पुलिस ऑफिसर को देखकर हैरत का झटका लगा। अभी 10-15 मिनट पहले ही तो उसकी दूसरी मुलाकात हुई थी, कहीं यही तो। बस इससे आगे अलवीना को सोचने की ज़रूरत नहीं थी। सूरत हाल बहुत वाज़ेह हो चुकी थी। वो फ़ौरन गाड़ी बंद करके बाहर निकला। इधर पोर्ट से निकलते हुए शख्स ने भी उसे देख लिया था। वो कुछ ना समझते हुए बड़ी तेज़ी से अलवीना की समत बढ़ा था, जबकि वो अपनी कार से टेक लगाए खड़ी उसी की मुंतज़िर थी। आप यहाँ भी वो उसके नज़दीक पहुँचकर इंतहाई हैरत से गोया हुआ था। वो दरअसल मैंने आना तो यही था, लेकिन हमारी पहली मुलाकात भी बहुत गलत तरीके से हुई थी, और दूसरी मुलाकात जो कि कुछ देर पहले हुई है उसमें भी माहौल साजगार नहीं था। गो कि अम्मी ने आपसे गायबाना तारुफ तो करवाया था, लेकिन अब मैं आपको पहचान चुकी हूँ। आप हारून अहमद हैं और मैं अलमीना आसिफ खां हूँ। बात के अख्ताम पर उसने इंतहाई आस्तगी से अपना तारुफ कराया था। यानी आप समीना पप्पो की बेटी हैं। आप वाकई चौंकने की बारी हारून अहमद की थी। नाम सुनकर वो भी उसे पहचान चुका था, और इस बार मैं वाकई आपसे अपने पिछले रवैयों की सॉरी कर रही हूँ। अब आप उसे एहसान मत समझिएगा, शर्मिंदा लहजे में कहते उसने निगाह झुकाई थी। ओह, हारून अहमद का अंदाज बेहद मानी खेज था। अलमीना की बात उसे लुत्फ़अंदोज़ कर गई थी। खुलकर मुस्कुराने की ख्वाहिश के बावजूद उसके होंठ घनी मूँछों तले बड़े हल्के से मुस्कुराए थे। ये एहसास इंतहाई खुशगवार था कि सामने खड़ी नादिम प्यारी सी लड़की उसकी कज़न है। आइए, मैं आपको अम्मी से मिलवाता हूँ, उन्हें आपका बहुत इंतज़ार था, वो आपको देखकर बहुत खुश होंगी। अब वो अलमीना से उस तरह मुखातिब हुआ था जैसे उनके दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। अलमीना ने चौंक कर उसके संग देखा। अपने हाथ में पकड़ी स्टिक को दूसरे हाथ पर मारते हुए अपनी बारूक शख्सियत लिए उसे न मुस्कुराहट समेत देख रहा था। फिर वो अपनी हमराही में अलवीना को लेकर अंदर बढ़ा था। अम्मी, ये अलवीना है। अंदर पहुंचकर हारून अहमद ने फातिमा से उसका तारुफ करा और अपने बेडरूम की जानिब बढ़ गया। पुरवकार सी फातिमा ने आगे बढ़कर बड़ी मोहब्बत से उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। वो समीना का परतो थी, उन्हें पहचानने में ज़रा भी मुश्किल नहीं हुई थी। आजकल वो बहुत खुश रहने लगी थी। दिल के हज़ार मन्ना करने के बावजूद सोचे अस खुद हारून अहमद की तरफ प्रवास कर जाती थी। वो घंटों हारून अहमद के ख्यालों में गुम रहने लगी थी। पहली नज़र की मोहब्बत का फलसफा, ये बात उसकी समझ में अब आ रही थी। उस दिन सोफिया को तो उससे झुठला दिया था, लेकिन आखिर कब तक सोफिया ने उसे इकरार करवा कर ही दम लिया था। फिलहाल ये मामला एक तरफा था। हारून अहमद के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता था। अब अक्सर फातिमा अलवीना को फ़ोन करके घर बुला लिया करती थी। 1-2 बार उसके साथ सोफिया भी गई थी, और इस दौरान हारून जब भी उन्हें मिला बड़ा मसरूफ़ नज़र आया। खड़े खड़े उन दोनों से अलैक्स किया और निकल गया। सोफिया ने तो उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन अलवीना को हारून अहमद का रवैया बेहद महसूस हुआ था। उसका दिल ख़राब सा हो गया था। उसे यूँ लगता था कि हारून अहमद उसे नज़रअंदाज करता है। इस 1.5-2 माह में शायद वो 1 या 2 बार खुद से उनके घर गई थी, वरना हमेशा फातिमा के बुलाने पर ही वो उनके घर जाती थी। अब भी फातिमा उसे 3-4 दिन से फ़ोन पर घर पर आने की दावत दे रही थी, लेकिन वो यूनिवर्सिटी का बहाना करके टाल मटोल कर रही थी। फिर 2 दिन बाद फातिमा ने उसे फ़ोन पर फिर प्यार भरी खफगी से डांटा और दोपहर के खाने पर इसरार से बुलाया था। उसका इसरार देखते हुए अलमीना को हाँ करना पड़ी, क्योंकि फातिमा को तो उसमें कोई कसूर नहीं था। वो तो हमेशा उससे बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से मिलती थी, बल्कि उसकी खातिर मदारत इस तरह करती जैसे वो कोई मेहमान हो। आज वो यूनिवर्सिटी से सीधी फातिमा की तरफ चली आई। अंदर दाखिल होकर वो उन्हें ढूंढती हुई किचन की तरफ जा रही थी कि ठठक कर डाइनिंग हॉल के दरवाजे पर रुक गई। कॉटन के सफ़ेद कुर्ते शलवार में वो बड़ा निखरा सा फ्रेश सा फातिमा के साथ खड़ा डाइनिंग टेबल सेट करवा रहा था। ये इस वक्त यहाँ कैसे? क्या आज छुट्टी पर है? उसे देखकर वो चौंकी थी। अस्सलाम वालेकुम मामी जी, बुलंद आवाज़ में अलवीना ने गोया अपनी आमद की इत्तला दी थी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा था। फातिमा शफ़क़त भरे अंदाज में जवाब देती अलमीना की सम पड़ी। हारून ने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकालकर उसके सम देखा था। कॉटन की डार्क मैरून चुनरी के सूट में रेशमी बालों को क्लिप में मुक़ैद कर रखा था। शफाफ चेहरा बिल्कुल सादा था, सिर्फ सुतवा नाक में हीरे की लौंग चमक रही थी, जो उसके खूबसूरत चेहरे पर सजती भी बहुत थी।
फातिमा उसका हाल अहवाल पूछ रही थी, फिर उसे फ्रेश होने का कहकर खुद किचन की समेत बैठ गई थी जहाँ मुलाजमा उनका इंतजार कर रही थी। अलवीना ने अपनी फाइल और शोल्डर बैग कॉर्नर टेबल पर रखा और साइड में लगे वॉश बेसिन की तरफ बढ़ गई। अगर सामने खड़े हारून ने उसे नज़रअंदाज किया था तो उसने भी हारून को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। वो फ्रेश होकर आई तो हारून एक चेयर संभाले बैठा था और फातिमा किचन से मुलाजमा के हाथ से मुख्तलिफ डिशेज़ टेबल पर भिजवा रही थी। हाँ भाई अलवीना, क्या इकलौते रिश्तेदारों से दिल भर गया आपका? हारून इंतहाई पुरतकल्लुफ़ लहजे में इससे मुखातिब हुआ था। जी मैं समझी नहीं। अलवीना उसकी सिमत ना समझने वाले अंदाज में देखती हुई चेयर की सीट पर बैठ गई। आप बहुत कम आ रही हैं। दूसरी बात ये है कि कल अम्मी जिस तरह फ़ोन पर आपको स्टार करके बुला रही थी उससे तो मैंने यही अंदाज़ा लगाया। आई ग्लासेस से देखती हुई ज़हीन आंखें उस पर जम गई थी। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, असल में कुछ यूनिवर्सिटी की मसरूफियत थी, इस वजह से नहीं आ सकती। अलवीना दिल ही दिल में इसकी जहानत की दाद दे रही थी। मौसूफ ने कभी ढंग से बात तो की नहीं, आने जाने का पूरा हिसाब रखा हुआ है। अच्छा वैसे यकीन नहीं आ रहा हारून अहमद का लहजा मानी खेज था। अब ये आपकी अपनी सोच है। अलवीना को यूँ महसूस हुआ जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वो उससे नज़रें चुरा गई। अरे बच्चों कौन सी बहस चल रही है? फातिमा भी किचन का काम ख़त्म करके उनके दरमियान आकर बैठ गई। कुछ खास नहीं, अलवीना अपनी यूनिवर्सिटी की मसरूफियत बता रही थी। फातिमा को टालते हुए हारून अहमद के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई थी। फिर खाना खाते हुए फातिमा अलवीना के साथ इधर उधर की बातें करने लगी, जबकि हारून अहमद पूरी तरह खाने में मतवज्जा था। उसने माँ अलवीना की बातों में दखल नहीं दिया था। अच्छा अम्मी मैं चलता हूँ। वो एकदम ही उठ खड़ा हुआ। कहाँ? खाना तो ठीक से खा लो। अगर आज ऑफिस से जल्दी आ गए हो तो अब फिर कहीं जाने को तैयार खड़े हो। फातिमा खाना छोड़कर उस पर खफा होने लगी थी। जल्दी आने की भी एक वजह थी। खैर फ़िलहाल तो मेरी एक मीटिंग है, वरना ज़रूर रुकता। उसे सर झुकाकर खाना खाती लापरवाह से अंदाज में गुम अलवीना पर एक निगाह डाली थी। अल्लाह हाफिज़ फातिमा से कहते हुए वो फ़ौरन लंबे लंबे डंग भरता डाइनिंग हॉल से निकल गया। बस बेटा घर में ज़रा ये कम ही रहता है। फातिमा ने अलवीना की तरफ मुतवज्जा होते बेटी की मसरूफियात गिनवाना शुरू कर दी थी। समीना की रिहाई में तकरीबन 1.5 माह रह गया था और अलवीना आजकल मुर्तज़ा खान से अपने लिए अलग घर की बात करने वाली थी कि उस दिन किसी आंधी तूफान की तरह रूही उसके बेडरूम में दाखिल हुई थी। ये क्या बदतमीज़ी है? रूही किसी के कमरे में आने से पहले दस्तक भी दी जाती है। अलवीना यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपने कपड़े मुंतखब कर रही थी। कपड़े बेड पर फेंक कर वो उसकी जानिब मतवज्जा हुई। ये अदब और आदाब तुम अपने पास ही रखो। रूही उससे खड़े तेवरों से घूर रही थी। जो परेशानी तुम्हें मेरे कमरे तक लाई है वो जल्दी से बताओ, अलवीना से पार्ट से लहजे में बोली थी। हाय तुम्हारी ये मासूमियत अलवीना। आसिफ खां सब कुछ करवा कर कैसे अनजान बन रही हो? अगर मेरे मुंह से सुनना चाहती हो तो सुनो। ताया जान ने राहत खान के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा और काका जान ने भी हाँ कर दिया है। रूही गोया चीख चीख कर ऐलान कर रही थी। क्या कह रही हो तुम? अलवीना के सर पर आसमान गिरा था। तुम्हें शर्म नहीं? अलवीना मेरे हक पर डाका डालते हुए। हालांकि मैंने बार बार तुम्हें कहा था कि राहत खान मेरा है, सिर्फ मेरा। रूही पर तो एक जुनून सवार था। उस वक्त वो किसी पागल से कम नहीं लग रही थी। उसकी बात सुनकर अलवीना का तो जहन माउफ हो रहा था। मुझसे पूछे बगैर बाबा जान ये सब कैसे कर सकते हैं? उसी वक्त उसका शोर सुनकर हाय मेरी बच्ची का शोर मचाती यास्मीन जो कि रूही की अम्मी थी, मैं और निसार दोनों खवातीन के पीछे इर्तिज़ा खान भी अलवीना के कमरे में दाखिल हुए थे। रूही बेटा खुद को संभालो। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि अलवीना से कोई बात ना करना, फिर तुम क्यों उससे तस्दीक करने चली हैं? यास्मीन ने बेटी को संभाला था। इन माँ बेटी का काम दूसरों के हक पर डाका डालना है। दीवार से लगी अलवीना को महरनिसा ने आग बरसाती निगाहों से देखा था। ठीक कह रही हो तो महरुनिसा रोती हुई बेटी को चुप करवाते यास्मीन ने देवरानी की तारीफ की थी। प्लीज़ चाची अम्मी ये आप दोनों खवातीन कैसी बातें कर रही हैं? इर्तिज़ा खान को अलवीना का ध्यान आया जिसकी रंगत सफ़ेद लट्टे की तरह हो रही थी। अरे क्या अब तुम हमारे बोलने पर भी पाबंदी लगाओगे? महरुनिसा बेटे पर बिक गई थी। अम्मी प्लीज़ फ़िलहाल तो आप दोनों रूही को लेकर कमरे से जाए। इर्तिज़ा खान ने ज़िद छोड़कर कहा। रूही माँ के सीने से लगी बस तो रोने में मसरूर थी। चले भाभी यहाँ अलवीना के बहुत हमायती बैठे हैं। महरुनिसा बेटी को तो कुछ ना कह सकी लेकिन खामोश खड़ी अलवीना को पर कहर आलूद नज़र डालकर यास्मीन और रूही के साथ कमरे से बाहर निकल गईं। इधर आओ वीनू। इर्तिज़ा खान ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ सोफे पर बिठा लिया। लाला मुझे बाबा जान से मिलना है। अलवीना की खामोशी एक यासियत की सूरत में टूटी थी। उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला हो गया वो बेखबर। ये अहमियत थी उसकी इस घर में। बाबा और मुर्तज़ा कल ही बिज़नेस के सिलसिले में लंदन गए। एक हफ्ते तक आ जाएंगे। तुम्हें नहीं मालूम क्या मेरी इस घर में हैसियत थी? क्या मेरी इस घर में जो हैसियत है वो आपके सामने है। अलवीना जलकर बोली। अच्छा तुम्हें जो बाबा जान से कहना है वो मुझे बताओ। इर्तिज़ा खान ने उसकी बात नज़रअंदाज करके नरमी से कहा। बाबा जो मेरे सबसे ज़्यादा अपने हैं, उन्होंने मुझे अपनाना जाना और मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया, तो फिर लाला आपसे क्या कहूँ? अलवीना बड़ी असुरदगी से बोली थी। देखो वीनू बात सिर्फ इतनी सी कहता है। जान ने अभी 2 दिन पहले ही बाबा जान से तुम्हारे प्रपोजल की बात की थी, लेकिन बाबा जान ने अभी कोई जवाब नहीं दिया और जाहिर है जब बाबा जान उन्हें जवाब देंगे तो तुमसे भी ज़रूर पूछेंगे। इर्तिज़ा खान से सारी बात बताते हुए बड़ी मोहब्बत से समझाया था। लेकिन ये रूही जो कह रही थी, अलवीना को अपने सर से एक बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ था, लेकिन फिर भी एक उलझन तो थी। वो बहुत जज्बाती लड़की है। बात अभी हुई और इससे शोर मचाना शुरू कर दिया।
اور تم بالکل ریلیکس ہو جاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہماری ایک ہی بہن ہو، ہمیں تمہاری خوشی عزیز ہوگی، راحت خان کی نہیں۔ عزا خان اپنے سنجیدہ انداز میں اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتا ہوا تسلی دے کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ الوینا کی نگاہیں بڑے تشکرانہ انداز میں بھائی کے تعاقب میں گئی تھی۔ آج اسے یہ احساس ہوا تھا کہ بھائی اس کے خیر خواہ ہیں، لیکن وہ مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ سکتی، کیونکہ آصف خان اپنے دونوں بھائیوں سے چھوٹے تھے اور بڑے بھائیوں سے ہمیشہ وہ دب کر رہے تھے۔ دونوں بڑے بھائی اپنے دباؤ میں لے کر ان سے کوئی بھی فیصلہ کروا سکتے تھے، اور راحت خان کے ارادے تو ایک عرصہ سے خطرناک تھے۔ اس کے انکار پر وہ خاموش نہیں رہے گا۔ انہیں باتوں کو سوچ کر الوینا دوسرے دن ماں سے ملنے جیل پہنچ گئی اور ساری رودات سنا دی۔ تم پریشان نہ ہو وینو۔ بیٹی سے ساری رودات سننے کے بعد سمینا اسے تسلی دے رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر خود پریشان تھی۔ تو پھر کیا کروں امی، راحت کا مجھے ایک آنکھ نہیں باتا، مجھے تو اس خاندان سے ہی نفرت ہے۔ گویا ارتضیٰ لالا نے تو مجھے تسلی دی ہے، لیکن بابا جان کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ الوینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ واقعی بےحد پریشان تھی۔ بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے، یہ جو تمہارے بابا ہیں نا، یہ سدا سے دونوں بڑے بھائیوں کے قبضے میں رہے ہیں۔ خیر تم فکر مت کرو، جب تک تمہاری ماں زندہ ہے تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی۔ تم ایسا کرو، ابھی فاطمہ بھابھی کو فون کر کے کہہ دو میں نے انہیں اور ہارون کو بلایا ہے۔ جو کام بھابھی اور مجھے کل کرنا تھا وہ اگر آج ہو جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سمینا بڑی گہری سوچ میں تھی۔ امی کون سا کام؟ میں کچھ سمجھی نہیں، اور پھر آپ مامی جی اور ہارون کو کیوں بلا رہی ہیں؟ الوینا الجھی نگاہوں سے ان کی سمت دیکھ رہی تھی۔ بیٹا فی الحال تو مجھ سے کوئی سوال جواب نہ کرو، تمہیں جس کام کے لیے میں نے کہا ہے وہ فوراً جا کر کرو۔ اب سمینا کا لہجہ بےحد پرسکون تھا۔ جی اچھا۔ الوینا کچھ نہ سمجھتے ہوئے انہیں خدا حافظ کہہ کر پلٹ آئی، اور گھر آتے ہی اس نے ماں کی ہدایت کے مطابق فاطمہ کو فون کر کے ان کا پیغام دے دیا۔ آصف اور مرتضیٰ خان کا پروگرام ایک ہفتے سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اب ان کا ارادہ 2 ہفتوں کے بعد آنے کا تھا۔ وہاں پر کچھ کام بڑھ گیا تھا، اس وجہ سے انہیں رکنا پڑ گیا تھا۔ عزا خان کے فون پر باپ اور بھائی سے رابطہ تھا۔ اس نے یہ بات الوینا کو بتائی تھی، اور راحت خان آج کل بےحد خوش نظر آ رہا تھا۔ اسے خبر ہو چکی تھی کہ الوینا تک اس کے پرپوزل والی بات پہنچ چکی ہے، لیکن الوینا نے اپنے رویے سے بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ آج کل کتنی پریشانی میں ہو۔ وہ معمول کے مطابق جا رہی تھی۔ صوفیہ کو بھی اس کے موجودہ حالات کی خبر تھی۔ آج فری پیریڈ میں وہ الوینا سے اس موضوع پر بات کر رہی تھی۔ تم آنٹی سے ملنے کب گئی تھی؟ صوفیہ سمینا کے بارے میں استفسار کر رہی تھی۔ دونوں اس وقت لان کے پرسکون گوشے میں بیٹھی تھی۔ پرسوں گئی تھی، بتایا تو تھا تمہیں، الوینا نے اسے یاد دلایا۔ ویسے تم نے آنٹی کو یہ سب بتا کر پریشان کر دیا صوفیہ، اب اگر میں اپنی ماں کو بھی نہ بتاتی تو پھر کیا کرتی؟ بولو۔ الوینا کی پریشانی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ ہاں کہتی تو تم بھی ٹھیک ہو، اب انکل کی واپسی میں بھی دوسرا ہفتہ لگے گا۔ اپنے خاندان سے تمہاری نفرت و بیزاری وہ اچھی طرح جانتے ہیں، انہیں تو تمہارے تایا جان کو فوراً انکار کر دینا چاہیے تھا، وہ تو الٹا اس مسئلے کو مزید لٹکا گئے۔ صوفیہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ بقول امی کہ وہ اپنے دونوں بڑے بھائیوں سے ہمیشہ دب کر رہے ہیں، اس مسئلے کو لٹکانے کی ایک یہی وجہ ہو سکتی ہے، الوینا نے افسردگی سے کہا تھا۔ الوینا تم ہارون بھائی سے اس سلسلے میں کیوں نہیں بات کرتی؟ صوفیہ کو ایک دم ہارون احمد کا خیال آیا۔ صوفیہ، الوینا کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ صوفیہ نے ہارون احمد کا ذکر چھیڑ کر گویا اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک دم آنسو بہہ نکلے تھے۔ ارے یہ کیا، تم تو رونے لگ گئی؟ اس کا ہارون احمد کی طرف رجانا، ہارون احمد کا اس سے کترانا صوفیہ سے پوشیدہ نہ تھا۔ وہ الوینا سے یہ سوال کر کے پچھتائی۔ صوفیہ، میری محبت ہی یک طرفہ نکلی، دوسری طرف تو اس کے آثار ہی نہیں۔ الوینا ہاتھ میں پکی چیز سے اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے بولی۔ ویسے ہارون بھائی لگتے تو نہیں ایسے۔ صوفیہ کی سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ تم ابھی بھی خوش فہمی میں مبتلا ہو، اسے بھی کسی کو پسند کرنے کا پورا اختیار ہے۔ الوینا کسی گہری سوچ میں تھی۔ میں تو یہ سوچتی ہوں الوینا کہ تم ہارون بھائی کو نظر کیوں نہیں آتی؟ تم میں کس چیز کی کمی ہے؟ صوفیہ خود اندازے لگاتے ہوئے جھلا گئی۔ یہ نصیب کے کھیل۔ الوینا کا لہجہ انتہائی عصیت بھرا تھا۔ ویسے تم باتوں میں ہارون بھائی کی پسند تو پوچھو کہ وہ کس قسم کا اپنے لائف پارٹنر چاہتے ہیں۔ صوفیہ نے پھر دور کی سوچی۔ محترمہ، اول تو وہ مجھ سے اتنا بے تکلف ہی نہیں کہ میں اس سے ایسی باتیں پوچھوں، اور دوسری بات یہ کہ میں تو مر کر بھی اس پہ یہ ظاہر نہ ہونے دوں گی کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا جذبات ہیں۔ الوینا افسردگی سے گویا ہوئی۔ ایک بات تمہیں بتا دوں الوینا کہ یہ ہارون احمد بہت گہرا شخص ہے، گو کہ میں 2-3 بار اس سے ملی ہوں، لیکن میں نے اس کی پراسرار شخصیت سے یہی اندازہ لگایا ہے۔ صوفیہ پرسوچ انداز میں گویا ہوئی تھی۔ الوینا بی بی، کوئی پولیس آفیسر ہارون صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں؟ وہ صوفیہ کو بغور سن رہی تھی کہ مان پیون انہیں ڈھونڈتا ہوا ادھر آ پہنچا۔ اچھا، کہاں ہے وہ؟ الوینا بری طرح چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ صوفیہ بھی حیرت سے اس کی تقلید میں کھڑی ہو گئی تھی۔ جی وہ گیٹ کے باہر اپنی گاڑی میں ہے، پیون نے وضاحت کی اور پلٹ گیا۔ صوفیہ، ہارون یہاں کیسے؟ وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ تو پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ چلو دیکھتے ہیں موصوف نے یہاں کیوں حاضری لگائی ہے۔ صوفیہ سے تسلی دیتی اپنے ساتھ لے کر چل پڑی۔ وہ دونوں گیٹ سے باہر نکل آئی۔ ہارون احمد یونیفارم میں اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائی اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ فوراً آگے بڑھا تھا۔ السلام علیکم۔ الوینا اور صوفیہ نے باری باری سے سلام کیا۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہارون احمد نے سر کی جنبش سے اس کے سلام کا جواب دیتے دونوں کا مشترکہ احوال پوچھا تھا۔ آپ یہاں خیریت ہے؟ الوینا کو واقعی الجھن ہو رہی تھی۔ کیا آپ کو میرا یہاں آنا ناگوار گزرا ہے؟ سنجیدہ سے لہجے میں کہتے ہارون نے اس کا بڑا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ نہیں تو امی ٹھیک ہے نا؟ الوینا کو فوراً ماں کا خیال آیا تھا۔
ہاں پھوپھو بالکل ٹھیک ہے، اصل میں تو امی کا پیغام لے کر آیا تھا، میں نے تو انہیں کہا تھا کہ فون کرنے، لیکن ایک بار کہنے پر تو آپ ہمارے گھر آتی نہیں ہیں، اس لیے امی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں خود آپ سے کہہ کر آؤں۔ آج شام آپ کو ہمارے گھر ضرور آنا ہے۔ اسے جتاتے ہوئے وہ اپنے آنے کا سبب بتا رہا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، اگر مامی جی مجھے فون کر دیتی تو ابھی میں آ جاتی۔ الوینا کو اس کا جتانا ناگوار گزرا تھا۔ اچھا واقعی؟ ہارون احمد کا لہجہ انتہائی شریر تھا۔ ہارون بھائی، آپ نے ابھی میری دوست کو آزمایا نہیں ہے، اس لیے قبل از وقت ایسی بات کہنا کچھ ٹھیک نہیں۔ خاموش کھڑی صوفیہ نے دونوں کی گفتگو میں مداخلت کی تھی۔ صوفیہ جی، آپ کی بات تو بہت دلچسپ ہے، لیکن میری مجبوری ہے کہ فی الحال میں آپ کو اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ ہارون کا لہجہ مبہم تھا۔ اوکے، اور ہاں الوینا، آپ نے شام میں ہر حال میں گھر پہنچنا ہے، ایک زبردست سرپرائز آپ کا منتظر ہے۔ وہ انہیں حیران پریشان کرتا زن سے اپنی گاڑی لے اڑا تھا۔ سرپرائز؟ الوینا نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے صوفیہ کی طرف دیکھا۔ تم شام کو ضرور جانا الوینا، کوئی تو ایسی بات ہے جو وہ اتنا اصرار کر کے گیا ہے۔ صوفیہ سے سمجھاتے ہوئے واپس اس کے ساتھ گیٹ کی طرف پلٹی تھی، اور شام کو جب الوینا وہاں پہنچی تو سمینا کی صورت میں سرپرائز اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ بڑی بےتابی سے وہ سمینا کی کھلی باہوں میں سمائی تھی۔ ماں کا لمس پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دونوں کے درمیان فاطمہ اور ہارون نے مداخلت نہ کی تھی، اور سمینا اسے سینے سے لگائے قبل از وقت اپنی رہائی کی داستان دھیرے دھیرے سنا رہی تھی۔ بیٹا، یہ سب ہارون کی وجہ سے ہوا ہے، اسی کی کوششوں کی وجہ سے میری رہائی 1 ماہ پہلے ہوئی ہے۔ وہ آنسوؤں کی برسات میں سب کچھ سن رہی تھی، اور ابھی وہ آنسو بہا کر سنبھلی بھی نہیں تھی کہ فاطمہ اور سمینا نے اسے بڑی سی چادر اوڑھائی۔ ہارون اس منظر سے غائب دوسرے کمرے میں اپنے دوستوں کے درمیان تھا۔ وہ اس افتاد پر پریشان سی دونوں خواتین سے سوال پر سوال کری تھی، لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، اور جب نکاح نامہ الوینا کے سامنے آیا تو وہ سارا معاملہ سمجھ گئی۔ اس کا نکاح ہارون کے ساتھ ہو رہا تھا۔ مارے حیرت کے اس کی زبان گنگ ہو گئی، ذہن معوف ہو رہا تھا۔ جس شخص کی زندگی میں اسے شامل کیا جا رہا تھا وہ تو اس سے بالکل لاتعلق تھا۔ اس کے تو کسی انداز سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ کیا وہ اپنے بڑوں کے آگے مجبور ہو گیا ہے؟ ماں نے اگر راحت خان سے بچایا تھا تو ہارون احمد بھی کون سا خوشی خوشی مجھے اپنا رہے ہیں، آگے کنواں پیچھے کھائی کی مثال اس کے سامنے تھی۔ یہ باتیں سوچتے الوینا کی آنکھوں میں ایک بار پھر بڑی روانی سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ سائن کرو بیٹا، بار بار کان میں پڑتی ماں کی سرگوشی اس کے سر پر کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ پھر کانپتے ہاتھوں اور آنسوؤں کی دھند میں الوینا نے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے، اور اسی وقت سمینا اور فاطمہ نے فیصلہ کیا کہ الوینا واپس نہیں جائے گی، اور نہ ہی اس کے دودیال میں اس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے گی، بلکہ آصف خان کے آنے تک اس معاملے پر خاموش رہا جائے۔ بلکہ سمینا نے صوفیہ کو بھی تمام حالات فون پر بتا کر اسے خاموش رہنے کو کہا تھا، اور ساتھ ہی راحت خان کے لیے بھی تاکید کی تھی کہ اسے بھی الوینا کے بارے میں کوئی خبر نہ دی جائے، کیونکہ الوینا کی دوست کی حیثیت سے اس سے بھی باز پرس ہو سکتی ہے۔ انہیں تو بیٹی کی ہر طرف سے حفاظت کرنا تھی۔ ایک دن میں ہی الوینا کی زندگی کے اتنے اہم فیصلے ہو گئے تھے، اور وہ گویا گونگی بہری ہو گئی تھی۔ نکاح کے بعد وہ ابھی تک ایک شوق کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ الوینا کل سے غائب ہے۔ پورے گھر میں ایک طوفان آ گیا تھا۔ تایا چچا اپنی عزتوں کی فکر پڑ گئی تھی۔ راحت خان کے الگ ہاتھوں کے طوطے اٹھ گئے تھے۔ وہ اپنے طور پر اسے ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا۔ ارتضیٰ خان نے پولیس میں اطلاع دینے کی کوشش کی تو وہ بھی تایا اور چچا سے منع کر دی، اور آصف خان کو اطلاع دے دی، اور اس خبر پر تو وہ بوکھلا کر رہ گئے۔ دونوں باپ بیٹا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوسرے ہی دن پاکستان پہنچ گئے، اور آتے ہی اس کی تلاش میں لگ گئے۔ الوینا ان کا خون تھی، وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی، اتنا تو انہیں یقین تھا۔ البتہ مہر نصاب پر انہیں شک تھا۔ اس عورت سے کسی بھی بڑی بات کی توقع کی جا سکتی تھی۔ تھک ہار کر آخر بھائیوں کی ناراضگی کے باوجود آج آصف خان الوینا کی گمشدگی کی رپورٹ پولیس پہ کروا آئے تھے۔ تھکے تھکے وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئے تھے۔ مہرنسا کی طنزیہ نگاہوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس عورت نے انہیں زندگی میں بڑے بڑے دکھ دیے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کی زندگی میں شامل تھی، یہ بھی ان کی مجبوری تھی۔ ان کی جیب میں موجود موبائل بج اٹھا تھا۔ ہیلو، صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے کال بڑی بےتابی سے ریسیو کی تھی۔ آپ جیسے محسن کو بھلا میں بھول سکتی ہوں؟ سمینا بات کر رہی ہوں۔ آپ کو تو خیر یاد بھی نہیں ہوگا کہ کبھی سمینا نام کی عورت آپ کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ سمینا ان سے انتہائی اسپاٹ لہجے میں مخاطب ہوئی تھی۔ سمینا تم؟ آصف کا ہمارے حیرت کے گھنگ رہ گئے، گویا وہ کبھی ان سے ملنے جیل نہیں گئے تھے۔ یہ ایک الگ قصہ تھا، لیکن ان سے غافل ہرگز نہیں تھے۔ ان کی رہائی میں ابھی 1 ماہ باقی تھا، یہ وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ آصف خان کے منہ سے سمینا کا نام سن کر بیڈ پر بیٹھی مہرنسا کو گویا کرنٹ لگا تھا۔ ہاں بولو نا سمینا، کہاں سے بات کر رہی ہو؟ دونوں طرف چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی تھی۔ آصف خان نے بڑی بے قراری سے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ آصف خان، صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میری بیٹی میرے پاس پہنچ گئی ہے، اور میں نے اس کا نکاح اپنے بھتیجے ہارون احمد کے ساتھ کر دیا ہے۔ وہی پولیس آفیسر ہارون احمد جس کے پاس آج صبح آپ اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے گئے تھے۔ میرا خیال ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، سمینا نے سنجیدگی سے کہتے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ سمینا کی جلد رہائی، فاروق احمد کی بیوی اور بیٹے کا ملنا، پھر الوینا کا نکاح، سب کچھ آصف خان کے ذہن میں گڑمڑ ہو رہا تھا۔ مائی گڈنس، اتنا سب کچھ ہو گیا! آصف خان نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامتے زیر لب کہا۔
क्या बात है खान जी, बेटी ने तो पूरे ख़ानदान के मुंह पर कालक मल दी। अब क्या चाहिए? बीवी ने भी कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया। महरुनिसा आग लगाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। बकवास बंद करो महरुनिसा, आसिफ खान आग बगोला हुए थे। मैं तो सच्चाई बता रही हूँ। महरुनिसा तंजन मुस्कुराई। इन पर आसिफ खान का रवैये का कोई असर नहीं हुआ था। तुम मुझे क्या सच्चाई बताओगी? मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम क्या समझती हो समीना के साथ जो कुछ तुमने किया मैं इससे बेखबर हूँ? तो ये तुम्हारी भूल है महरुनिसा बेगम। आसिफ खान गोया तैश में आ गए थे। क्या किया है मैंने? महरुनिसा नर्वस हुई थी। जो राज उन्होंने खुद से भी छुपाया था आज उसका अक्स उन्हें आसिफ खान की निगाहों में नजर आ रहा था। तुमने तो कुछ भी नहीं किया था महरुनिसा, लेकिन तुम्हारे कज़न नासिर खान ने अस्पताल में मरते वक्त मुझे सारी हकीकत बता दी थी। आसिफ खान ने खून आशाम निगाहों से उन्हें घूरा था। नासिर तो इंतहाई झूठा शख्स था। फक होते चेहरे के साथ महरुनिसा बुरी तरह गड़बड़ाई थी। इंतहाई घटिया औरत हो तुम। कम अज़ कम मरे हुए इंसान पर तो इल्ज़ाम मत लगाओ। आज तो मान लो कि समीना को तुमने अपनी ज़िद की भेंट चढ़ाया था। आसिफ खान मलामत भरे अंदाज में गोया हुए। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था। अपने दिफा के लिए महरुनिसा चीख उठी। चिट्टाख जिंदगी में पहली बार उनका हाथ महरुनिसा पर उठा था। खबरदार जो इस कमरे से तुम्हारी आवाज़ बाहर निकली, झूठी सफाई मत पेश करो। गुस्सा उसे मैं खोलते आसिफ खान का लहजा आग बरसा रहा था। खान जी, आपने मुझ पर हाथ उठाया, मैं अपने बेटों को बताऊंगी। मारे सदमे के महरुनिसा ने बेटों की धमकी दी। मुझे यह हाथ तुम पर बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। शौक से अपने बेटों को बताना। वो तुम्हारे तमाम कारनामे जानते हैं। मैंने उन्हें अपनी ज़िंदगी के तमाम नशेबो फराज बता रखे हैं। रह गए बाकी के घर वाले तो उनके सामने आज भी मैंने तुम्हारा भरम रखा हुआ। जानती हो क्यों? सिर्फ अपने बेटों के सत्य कोई उन्हें ये ताना ना दे कि तुम्हारी माँ इंतहाई घटिया किरदार की मालिक है और तुमने हमेशा मेरे दामन में अंगारे भरे हैं। मेरी मासूम बेटी को अपने घर में जगह ना मिली, वो अजनबी की तरह यहाँ रही। उसके दिल में अपनों के लिए नफरत ही पलती रही। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है महरुनिसा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। आसिफ खान ने ज़िंदगी में पहली बार इस औरत के सामने अपने दिल की भड़ास निकाली थी। वो महरुनिसा पर एक गहरा आलूद निगाह डालकर बेडरूम से बाहर निकल गए थे और बुत बनी महरुनिसा की आंखें आज खुली थी। वक्त अपनी चाल बदल चुका था। आसिफ खान की ज़िंदगी बड़े मतवाज़न अंदाज में गुजर रही थी। वालिदैन तो उनके यके बाद दीगरे फौत हो चुके थे। सिर्फ 3 भाई थे, शहबाज खान, रहमान खान और सबसे छोटे आसिफ खान। तीनों भाई वालिदैन की ज़िंदगी में शादीशुदा हो चुके थे। इसके अलावा बिजनेस और रहाइश भी तीनों भाइयों का मुश्तरका था। शादी उनके यहाँ ख़ानदान से बाहर नहीं होती थी। आसिफ खान के बचपन और स्कूल के ज़माने के दोस्त फ़ारूक अहमद थे। ये उनके इकलौते दोस्त थे। आसिफ खान का ताल्लुक एक दौलतमंद घराने से था, जबकि फ़ारूक अहमद एक मुतवस्सत घराने से थे। लेकिन आसिफ खान ने कभी इस फ़र्क को नहीं जाना था, इसलिए उनकी दोस्ती बेहद गहरी और मजबूत थी। फ़ारूक अहमद बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर फाइज थे, शादीशुदा और एक बेटे के बाप भी थे। वालिदैन उनके भी हयात नहीं थे, सिर्फ एक कंवारी बहन थी समीना जो उनके साथ रहती थी। आसिफ खान की फ़ारूक अहमद से दोस्ती महरुनिसा को एक आंख नहीं बाती थी। वो सिर्फ अपने हम पला लोगों से मिलना पसंद करती थी और उनके इस अंदाज को देखते हुए फातिमा और समीना भी उनसे मिलना पसंद नहीं करती थी। लेकिन उसके बावजूद आसिफ खान और फ़ारूक अहमद की दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आया था। बकौल दोनों दोस्तों के औरतों की सियासत में मर्दों को नहीं आना चाहिए। फिर अचानक ही आसिफ खान की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। बैंक से वापसी में फ़ारूक अहमद की गाड़ी तेज़ रफ्तार ट्रक से टकरा गई। दिमाग पर उन्हें शदीद चोटें आई थी। हॉस्पिटल में फातिमा और समीना के साथ आसिफ खान ही थे। वही डॉक्टरों के आगे पीछे फिर रहे थे। इनके दिमाग पर उस वक्त बहन सवार थी। उन्हें ज़रा सा होश आया तो समीना की तकरार करने लगे। डॉक्टरों की कोशिश बेकार जा रही थी। उन्होंने आसिफ खान से मायूसी का इजहार किया और फिर आखिर मरते वक्त फ़ारूक अहमद ने टूटे फूटे अल्फाज में अपनी बहन से आसिफ खान को निकाह करने की दरख्वास्त की थी। चंद लम्हों के लिए तो आसिफ खान गुमसुम हो गए। वो ये कैसे कर सकते थे? वो शादीशुदा थे, 2 बेटों के बाप थे और फिर महरुनिसा एक शक्की मिजाज औरत थी। ये तो आसिफ खान की नम तबीयत थी जो गुजारा हो रहा था और फिर औलाद उनके पैरों की जंजीर बन चुकी थी। ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन आसिफ खान इस मुश्किल घड़ी में अपनी सारी उम्र की दोस्ती पर खुदगर्जी का दाग नहीं लगा सकते थे। सिर्फ चंद मिनट उन्हें सोचने में लगे और उन्होंने फ़ारूक अहमद को अपनी रजामंदी दे दी और उनकी हामी भर्ती हॉस्पिटल में ही आसिफ खान का निकाह समीना से हो गया। और निकाह होते ही बहन को एक मजबूत तहफ़्फ़ुज़ में देख कर फ़ारूक अहमद ने हमेशा के लिए आंखें मूंद दी। इस हादसे ने फातिमा और समीना की दुनिया में तो अंधेरा कर दिया। फ़ारूक अहमद जैसे मुखलिस दोस्त के दुनिया से जाने पर अफसरदा तो आसिफ खान भी थे। अपने निकाह के बारे में भी उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया। समीना अभी अपनी भाभी और भतीजे के साथ ही रह रही थी। वो वैसे भी बेहद साबिर किस्म की लड़की थी। आसिफ खान उनकी खबरगिरी पाबंदी से कर रहे थे, लेकिन आखिर कब तक ऐसा होता? 40वें के बाद फातिमा के वालिद वहीद साहब उन्हें अपने साथ मुल्तान ले जाना चाहते थे, क्योंकि जवान बेवा बेटी और नवासे को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते थे। गो के आसिफ खान ने अपने दोस्त की बेवा और बच्ची की जिम्मेदारी कबूल करने की हामी भरी थी, लेकिन वहीद साहब ने सहूलत से मना कर दिया। और वैसे भी घर और दूसरी मरात फ़ारूक अहमद को बैंक की तरफ से मैसर थी और उनके मरने के बाद वो सब ख़त्म हो चुकी थी। यूँ 40वें के बाद फातिमा अपने बेटे समेत बाप के साथ मुल्तान रवाना हो गई। जाते हुए वो समीना को गले लगाकर खूब रोई थी और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की दुआएं दी थीं।
और फिर समीना को आसिफ खान अपने घर ले आए। बस वो दिन गोया क़यामत का दिन था। गो कि आसिफ खान ने भाइयों को तमाम हकीकत बता दी थी, लेकिन समीना गैर खानदान की ये बात इन्हें हजम नहीं हो रही थी। और दूसरी तरफ मेहरुनिसा समीना को सौकन के रूप में देखकर ना जाने कितनी बार बेहोश हुई थी। हस्ब तौफीक दोनों बड़े भाइयों ने आसिफ खान को खूब मलामत की, काफ़ी दिन नाराज़ भी रहे, लेकिन आखिर कब तक वो भाई थे। आहिस्ता आहिस्ता भाई के साथ तो ठीक हो गए, लेकिन समीना को उन्होंने इस खानदान की भूत तस्लीम नहीं किया था। मेहरुनिसा तो उसे देखते ही कोसना शुरू कर देती थी। साथ में जेठानी और देवरानी भी मिल जाती थी और इन लोगों के ऐसे रवैये देखकर समीना अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। लेकिन इन हालात में आसिफ खान ने हिम्मत ना हारी। मेहरुनिसा पर जब उनके प्यार मोहब्बत ने भी असर ना किया तो वो उनकी परवाह किए बगैर समीना की झाड़ बन गई और उसे एक बीवी का हक दिया। और उसकी हिम्मत बढ़ाते, हौसला देते। और फिर समीना एक खुश शक्ल और सुलझी हुई लड़की थी। मेहरुनिसा उसे जितना बुरा भला कहती, वो कभी उन्हें पलट कर जवाब न देती। समीना के इसी रवैये ने आसिफ खान को उसका गर्विदा बना दिया था। वो उसके बेहद करीब आ गए थे और फिर गुजरते वक्त ने समीना को भी एक प्यारी सी बेटी अलवीना की माँ बना दिया। समीना तो खुश हुई थी, लेकिन बेटी की पैदाइश पर आसिफ खान भी बेहद खुश नजर आ रहे थे। और ये सब देखते मेहरुनिसा की हसद और जलन मजीद बढ़ गई थी। उनका बस नहीं चलता था कि वो समीना को शूट कर देते। आसिफ खान ये सब देखते थे, लेकिन मेहरुनिसा की बदजुबानी पर खामोश हो जाते थे। हालांकि उन्होंने दोनों में तफरीक ना रखी थी। वक्त गुजर रहा था और उस गुजरते वक्त में समीना को उस घर में 5 साल हो चुके थे। उसे आसिफ खान की भरपूर मोहब्बत हासिल थी और इसी मोहब्बत के सहारे वो उनके सहारे चल रही थी। फिर ये उन दिनों का वाक़या है जब अलवीना क्लास 1 की स्टूडेंट थी। मेहरुनिसा का कज़न नासिर खान लंदन से आया हुआ था। आज़ाद मुल्क में रहने की वजह से उसका किरदार अच्छा खासा मशकूक था। मेहरुनिसा का वो सगा ताज़ाद था, इसलिए वो तो उसके आगे आगे बिछी जाती थी, लेकिन समीना को वो एकदम छिछोरा नज़रबाज लगा था, इसलिए वो नासिर खान से दूर दूर ही रहती थी। अक्सर बेशतर उसने मेहरुनिसा को नासिर खान के साथ खुसर फुसर करते हुए भी देखा था, जिसका नतीजा ये निकला कि नासिर खान समीना के इर्द गिर्द मंडलाने लगा। आसिफ खान की गैर मौजूदगी में बेधड़क उसके बेडरूम में भी आने लगा। उसकी ये हरकतें देखकर समीना अंदर ही अंदर खौफजदा रहने लगी। वो किसी से उसकी शिकायत भी नहीं कर सकती थी। उस दिन आसिफ खान के ऑफिस और अलवीना के स्कूल जाने के बाद समीना अपने बेडरूम की सफाई करी थी। मां उसे अपने पीछे कमरे का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। बेड की चादर ठीक करते वो एकदम पलटी थी। उसके सामने आसिफ खान आज एक शैतान के रूप में खड़ा था। समीना की तो जान निकल गई। वो चीखी चिल्लाई, लेकिन बेसुध कोई उसके बेडरूम की तरफ नहीं आया। आखिर अपने बचाव के लिए उसने एक लम्हा को सोचा, ना जाने उस वक्त उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। साइड में इस पर रखा पत्थर का इंतहाई वजनी गुलदान उठाकर अपनी तरफ बढ़ते नासिर खान के सर पर खींच कर मारा था। आनन फानन ये सब हुआ। चोट इंतहाई शदीद थी। नासिर खान के सर से गोया खून का फवारा उबल पड़ा था। वो ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था। समीना उसकी परवाह किए बगैर बगैर लॉक दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी थी। घर में गोया एक हंगामा खड़ा हो गया था। मेहरुनिसा को समीना से इस बहादुरी की तवक्को न थी। उसके इस ड्रामे का ड्रॉप सीन बहुत गलत हुआ था। उन्हें तो समीना को रंगे हाथों पकड़ कर बदकिरदार और ज़लील साबित करके आसिफ खान के सामने पेश करना था, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। उस वक्त घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था। आसिफ खान अपनी कोई दफ्तरी फाइल भूल गए थे। वो फाइल लेने घर पहुंचे। उनके लिए ये नया हंगामा तैयार खड़ा था। मेहरुनिसा ने उन्हें देखकर खूब मिर्च मसाला लगाकर गुमसुम खड़ी समीना पर इल्ज़ामात की बारिश शुरू कर दी। जेठानी देवरानी भी मेहरुनिसा का साथ दे रही थी। आसिफ खान ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक नज़र खौफ से सफ़ेद पड़ती समीना की जानिब देखा और खून में लथपथ नासिर खान की सिमत बढ़ गया, जिसकी हालत बेहद ख़तरनाक नज़र आ रही थी। हॉस्पिटल पहुंचने तक नासिर खान की हालत और ज़्यादा बिगड़ गई थी और फिर एमरजेंसी में मौत के खौफ से उसने आसिफ खान को सच बताने पर मजबूर कर दिया। आसिफ खान, मैंने ये सब मेहरुनिसा के कहने पर किया था और शायद मेरे अंदर भी शैतान आ गया था। मेहरुनिसा, वो समीना भाभी पर इल्ज़ाम लगवाकर तुमसे तलाक दिलाना चाहती थी। समीना भाभी बेकसूर हैं, वो एक बाकिरदार खातून हैं। उखड़ी सांसों में ये किस्सा सुनाते हुए नासिर खान ने आसिफ खान के हाथों में दम तोड़ दिया। मेहरुनिसा इस हद तक गिर सकती थी, ये तो आसिफ खान के महमो गुमा में भी ना था। वो मेहरुनिसा की चाल देख रहे थे। उनके सामने हकीकत एक आईने की तरह थी। मेहरुनिसा उनके दिल से बिल्कुल उतर चुकी थी। ये किस्सा तो तमाम हुआ, लेकिन समीना पर खून का इल्ज़ाम लग चुका था। आसिफ खान ने उसकी सफाई पेश करते तो किस के सामने बताने वाला तो खुद इस दुनिया से जा चुका था। नासिर खान के वालिदैन ने तो समीना को जेल भिजवा कर दम लिया था और ऐसे वक्त में सिर्फ आसिफ खान थे जो उनके बचाव के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। भाइयों ने सरसरी तौर पर साथ दिया, फिर ये कहकर पीछे हट गया, तुम्हारी बीवी पर कत्ल का इल्ज़ाम है, हम क्या कर सकते हैं, सज़ा तो ज़रूर होगी। भाइयों का रवैया देखकर आसिफ खान बिल्कुल टूट कर रह गए। जो राज उनके सीने में दबा हुआ था उस पर कौन यकीन करता। अदालत में समीना को नासिर खान के वालिदैन ने बदकिरदार साबित करवा कर 15 साल की सज़ा दिलवाई और अकेले आसिफ खान उनके लिए कुछ भी ना कर सके। जो राज उनके सीने में दफन था वो समीना को बताने की नौबत ही नहीं आई थी। वो हमारे शर्मिंदगी के समीना के सामने ही नहीं गए, वो तो अपने दोस्त की रूह के सामने भी शर्मिंदा थे। और फातिमा ने जब फ़ोन करके समीना के हालात मालूम किए तो उन्होंने भी आसिफ खान को कसूरवार ठहरा कर रब्ता ख़त्म कर लिया। और दूसरी तरफ समीना आज तक यही समझती थी कि वो आसिफ खान की नज़रों में वाकई एक मुजरिम की हैसियत रखती थी। अलवीना के निकाह को आज 3रा दिन था। इन 3 दिनों में उसने हारून अहमद का बड़ा मुबहिम सा रवैया देखा था। वो ऑफिस के लिए सुबह को निकलता और रात के घर में दाखिल होता। या तो वो आजकल बाकी मसरूफ़ था या फिर अलवीना को ऐसा महसूस हो रहा था वो लाउंज में बैठी नहीं सोचों में गुम थी।
फातिमा के साथ आसिफ खान को अंदर दाखिल होते देख कर अलवीना तहय्युर भरे अंदाज में सोफे से उठ खड़ी हुई। बेटी को देखकर आसिफ खान ने अपनी बाहें माँ कर दी। वो एक पल में उन तक पहुंच गई। बाप के सीने से भी वो शायद पहली बार लगी थी। धुआंधार रोते उनसे बहुत से शिकवे कर रही थी। बाप बेटी के मिलाप को देखकर फातिमा समीना को इत्तला देने अंदर की जानिब बढ़ गई। समीना ने उन्हें दोपहर में इत्तला दी और इत्तला देकर वो लाशौरी तौर पर आसिफ साहब का इंतज़ार भी कर रही थी। अब वो लाउंज में दरवाजे में खड़ी उनके सामने थी। आसिफ खान ने भी उन्हें देख लिया था। माह साल की गर्दिश उनकी नज़रों के सामने किसी फिल्म की तरह चल पड़ी। वो यहाँ तक तो आ गए थे, लेकिन अब समीना से निगाह मिलाने की हिम्मत नहीं थी। अलवीना बेटे, अपनी माँ से कहो मुझे माफ़ कर दे। ना मैं इसके लिए अच्छा शौहर साबित हो सका, ना तुम्हारे लिए अच्छा बाप साबित हो सका। दरवाजे में इस्तदा समीना से नज़रें चुराते वो अपने सीने से लगी बेटी से इल्तिजा कर रहे थे। अम्मी। अलवीना ने उनसे अलग होते गुमसुम खड़ी समीना की जानिब देखा। उनकी आंखों में आंसू की झड़ी लग चुकी थी। वो आगे नहीं बढ़ी, बल्कि आसिफ खान की बात पर गौर कर रही थी। क्या मैं इनकी नज़र में मुजरिम नहीं हूँ? अम्मी, बाबा जान को माफ़ कर दें, अब मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ, प्लीज़ अम्मी। अलवीना आंसू बहाती समीना से लजाहत से मुखातिब थी। समीना, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका, हालांकि मैं जान चुका था कि तुम बेकसूर हो। वो किसी मुजरिम की तरह अपने गुनाह का एतराफ़ कर रहे थे। समीना को एक झटका लगा। हाँ, समीना नासर ने मरते वक्त मुझे सारी सच्चाई बता दी थी। उसने वो सब मेहरून निसाक के कहने पर किया था। अपनी बेटी के सदके मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद को तुम्हारा मुजरिम समझता हूँ, इसलिए आज तक तुम्हारे सामने नहीं आया। मुझे माफ़ कर दो, आसिफ साहब ने उसे हकीकत बताते हुए कहा। समीना के दिल में से आज एक बहुत बड़ा बोझ उतरा था। वो अपने शौहर की नज़रों में आज भी मोतबर थी। और तुमने अलवीना के लिए जो फैसला किया वो मुझे दिलो जान से कबूल है। हारून अहमद भी तो मेरा अपना ही बेटा है और रहेगी मेरी ज़िंदगी तो वो मेरे साथ तो वो मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। अब तुम इस घर में नहीं जाओगी। आसिफ खान नादिम से अंदाज में उन्हें भरपूर यकीन दिला रहे थे। समीना के चेहरे पर बड़ी आसूदा सी मुस्कुराहट आई थी और वो अलवीना को ज़िंदगी में पहली खुशी नसीब हुई थी। उससे बड़ी तमानीत भरे अंदाज में माँ बाप की जानिब देखा था। आसिफ ने अलग घर का फैसला उसके दिल का भी फैसला था। उसी वक्त लाउंज में फातिमा के साथ हारून दाखिल हुआ था। आसिफ खान ने बड़ी मोहब्बत से उसे अपने गले लगाया था। दामाद की हैसियत अपनी जगह, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि वो उनके अजीज़ दोस्त का बेटा था। इस मेल मिलाप को देखते अलमीना बाहर निकल आई। निकाह के बाद आज वो अलमीना के सामने आया था। उसका ये गुरेज अलमीना को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। एक हफ्ता होने को आ रहा था, वो यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी। अलबत्ता सोफिया से फ़ोन पर रहा था। तकरीबन रोज़ ही वो अलमीना को फ़ोन करती थी। इस वक्त भी उसी का फ़ोन था। हेलो, अलमीना ने रिसीवर उठाते हुए कहा। कैसी हो सोफिया? अलमीना ने उसकी आवाज़ पहचानते हुए कहा। मैं तो ठीक हूँ मोहतरमा, तुम कब यूनिवर्सिटी आ रही हो या फिर सीधा सीधा रुखसती के बाद आने का इरादा रखती हो? निकाह के बाद वो अलमीना को उसी हवाले से छेड़ने लगी। बको मत। अब उसके सामने हारून के रवैये की क्या वजाहत करती? सब बातों से वो वाकिफ़ जो थी। मैं तुम्हें एक बात बताऊं अलवीना, कल तुम्हारे हारून साहब मुझे शॉपिंग सेंटर में मिले थे। बड़ा अच्छा सलूक था मेरे साथ। और जब मैंने निकाह के हवाले से मुबारकबाद दी तो मौसूफ उस पर भी बहुत खुश हुए। मुझे लगता है ये मामला एक तरफा नहीं दो तरफा है। तुमने खामखा के वहम पाल रखे हैं। ज़ाहिर है तुम्हारे सामने तो खुशी होकर दिखाना था। पहले तो बात कर भी लेता था, लेकिन जिस दिन से निकाह हुआ है उस दिन से तो मुझे कुछ ज़्यादा ही संजीदा दिखाई दे रहा है। अलीना ने जले दिल से फफोले फोड़े थे। अलीना, मैं फिर से इसे तुम्हारा वहम कहूँगी, क्योंकि मैंने हारून अहमद के चेहरे पर खुशी देखी है। बाज़ मर्दों की आदत होती है वो शादी से पहले औरत पर अपनी मोहब्बत ज़ाहिर नहीं करते। चलो तुम्हारी बात भी मान लेती हूँ, लेकिन इंसान के चेहरे से उसकी पसंद नापसंद के तासुरात तो मालूम होते हैं ना। पर यहाँ तो ये आलम है कि चेहरे पर हर वक्त 12 बजने का ऐलान होता है। अलवीना जलकर गोया हुई। अच्छा छोड़ो इस मौजू को, ये बताइए यूनिवर्सिटी कब आ रही हो? सेमेस्टर की डेट और स्लिप आ गई है। अब स्लिप लेने तो तुम्हें साइन करके ही लेनी पड़ेगी, मैं तो नहीं ले सकती। सोफिया ने उसे करते देखकर बात बदल दी। सुबह आ जाऊंगी। एक तो वो राहत कहाँ है, ना जाने कैसा रिएक्ट करे। अलवीना कुछ सोचते बोली। ज़ाहिर है तुम्हारी निकाह है, उसे दिली सदमा हुआ कि मोहतरम आजकल काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। सोफिया ने उसकी बाबत बताया। हाँ, कल बाबा जान भी अम्मी को बता रहे थे कि ताया जान और चचा जान मेरे निकाह और अलग घर लेने पर बहुत खफा हो रहे हैं, लेकिन बाबा जान ने भी उन्हें कह दिया है कि मैं अब अपनी बीवी और बेटी को ज़्यादा दुख नहीं दे सकता। जहाँ तक राहत खां की बात है तो मैं उससे डरती नहीं। उसे सारी रुदात बताते हुए अलवीना राहत खां के जिक्र पर बेजार हुई थी। वैसे एक बात है अलवीना, रूही तो आजकल बहुत खुश होगी। हाँ, इसका अंदाज़ा है मुझे। अलवीना ने अपना ख्याल ज़ाहिर किया था। अच्छा, फिर सुबह मुलाकात होगी, सोफिया ने कहा। हाँ ठीक है, सुबह तो मैं आऊँगी यूनिवर्सिटी। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज़। अलमीना रिसीवर रखकर पलटी थी, लेकिन वो अपनी जगह साकत खड़ी रह गई। अब वो इतना आहिस्ता भी नहीं बोल रही थी। हाल के दरवाजे के बीच हारून अहमद ऐसा बगौर उसकी जानिब देख रहा था। उसकी आंखों के तासुरात अलमीना को अपनी चोरी पकड़े जाने का एहसास दिला रहे थे। अलमीना के पास ऐसा कोई जादू नहीं था कि वो फ़ौरन उसकी आंखों के सामने से गुम हो जाती। हारून अहमद आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते बिल्कुल उससे करीब आ खड़ा हुआ। अंकल और आपके दोनों भाई आए हुए हैं, फूफो बुला रही हैं आपको। गंभीर दिलकश आवाज़ उसकी समातों से टकराई। जी। अलमीना ने बड़ी हैरत से उसकी सिमत निगाहें उठाई थी। वो तो उससे कुछ और सुनने की मुंतज़िर थी, लेकिन यहाँ तो उसके चेहरे पर सुकून ही सुकून था।
میں نے کچھ کہا ہے آپ سے الوینا؟ ہارون احمد نے اسے سر سے پیر تک دیتے ہوئے بےحد سنجیدہ انداز میں ٹوکا تھا۔ اور سوری۔ اپنی محویت پر وہ ایک دم چونکی، پھر خجل سی ہو کر وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ ہارون نے کچھ نہیں سنا۔ ہارون احمد نے اس کے انداز کو بغور دیکھا، پھر یونیفارم چینج کرنے اپنے بیڈ روم کے سمت بڑھ گیا۔ رات ہی اسے سمیرہ کو بتا دیا تھا کہ صبح اسے یونیورسٹی جانا ہے۔ وقت مقررہ پر وہ اپنی گاڑی میں یونیورسٹی کے لیے نکلی تھی، لیکن راستے میں ہی کچھ انجان بندوں نے اسے گاڑی سمیت بے ہوش کر کے کڈنیپ کر لیا۔ بانگ کھلی تو اس نے خود کو ایک وسیع بیڈ روم کے بیڈ پر پایا تھا۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ کہاں ہے، لیکن پھر ہوش کی دنیا میں پوری طرح آتے ہوئے اسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ بوجھل آنکھوں اور بھاری ہوتے سر کے ساتھ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ پر اٹھ بیٹھی تھی۔ اسی وقت بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور اندر داخل ہونے والا کوئی شخص کوئی اور نہیں راحت خان تھا۔ الوینا پر تو گویا حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ تو یہ تم تھے راحت خان؟ ہمارے صدمے کے الوینا کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسے اپنے اغوا ہونے کی ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ یہ جرأت میرے سوا اور کون کر سکتا ہے ڈیئر؟ اپنی فتح پر مسکراتا ہوا راحت خان اس کے بیڈ کے نزدیک آ کھڑا ہوا۔ الوینا ایک دم گھبرا کر بیڈ سے اتری اور اس سے دور جا کھڑی ہوئی۔ ارے گھبرا کیوں رہی ہو مجھ سے؟ بھئی میں غیر نہیں، تمہارا وہی کزن ہوں جس سے تم بہت اکڑ کر لڑتی تھی۔ راحت خان اس کا تمسخر اڑاتا اس کے قریب پہنچ گیا۔ دور رہ کر مجھ سے بات کرو گو کہ وہ اندر ہی اندر خوف زدہ تھی، لیکن پھر بھی جی کڑا کر کے اسے جواب دیا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ گرجتی ہوئی الوینا نے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک دیا۔ اس کا لمس الوینا کو انگاروں کی طرح لگا۔ بے غیرت نہیں ہوں میں، تمہیں ہاتھ لگانے کا بھی لائسنس لے رہا ہوں۔ میں نے تو بڑی شرافت سے تمہیں اپنانے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن جب کام سیدھے طریقے سے نہ ہو تو پھر اس کے لیے ہر طریقہ جائز اور سیدھا ہو جاتا ہے۔ یہ نکاح نامہ ہے، اس پر سائن کر دو۔ پھنکارتے ہوئے راحت خان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ایک کاغذ کا رول اس کے سامنے کھول کر لہرایا تھا۔ یہ نکاح نامہ ہے اور بغیر کسی شور کے اس پہ سائن کر دو۔ میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا۔ راحت خان نے آہستگی سے سائڈ جیب سے ریوالور نکال کر اس پر تان لیا تھا۔ راحت خان الوینا کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی تھی۔ ریوالور دیکھ کر اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ کرو سائن۔ راحت خان نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا نکاح نامہ حکم سمیت اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ہرا کر کہا۔ اسی وقت باہر ایک شور سا اٹھا، دھڑ سے دروازہ کھلا۔ راحت پولیس ریڈ کر چکی ہے، قاضی سمیت سب پکڑے گئے ہیں۔ راحت کا ایک دوست ہوائیاں اڑاتے چہرے سمیت اسے اطلاع دے رہا تھا، اور یہاں راحت خان کی آزاد احتیاط بھی کام نہ آئی۔ ہارون احمد اور اس کے ماتحتوں کے پیچھے آصف خان اور اس کے دونوں بھائی پریشان چہروں سمیت اندر داخل ہوئے تھے۔ چکراتے سر اور بند ہوتی آنکھوں سے الوینا نے آخری منظر یہی دیکھا تھا۔ اس کے اعصاب شل ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، مرتضیٰ خان اور ارتضیٰ خان نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا تھا۔ ہاسپٹل کے آئی سی یو میں الوینا مشینوں کے سہارے سانس لے رہی تھی۔ اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ اس حالت میں گئے اسے 6 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ہارون احمد اپنی کارروائی مکمل کر کے وہاں پہنچا تو صورتحال کافی پریشان کن تھی۔ وہ بھی چکرا کر رہ گیا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز بھی کوئی حوصلہ افزا بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ جو اس کی پہلی اور آخری محبت تھی، اسے دیکھ کر ہی تو ہارون احمد کو محبت کے معنی سمجھ میں آئے تھے۔ وہ تو اپنے دل میں اس کے لیے محبتوں کے ڈھیروں خزانے چھپائے بیٹھا تھا، اور وہ اسے روٹ رہی تھی۔ ہارون احمد، کس طرح وہ تمہاری ایک نظر التفات کی منتظر رہتی تھی۔ تم اس کے دل کی بات جان کر بھی اسے نظر انداز کرتے رہے۔ کیا تھا جو پہلے اظہار کر دیتے؟ جبکہ اس سے محبت بھی کرتے ہو۔ دل کی عدالت میں وہ اپنا محاسبہ کرنے لگا۔ سورج نکلتے وقت الوینا کو مکمل ہوش آ گیا تھا۔ آئی سی یو سے اسے پرائیویٹ روم میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر اسے پرسکون رکھنے کی دوائیں دے رہے تھے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ آرام ملے۔ دوپہر تک آصف خان کے بڑے بھائی شہباز خان اور رحمان خان بھی ہاسپٹل پہنچ گئے تھے، کیونکہ انہیں صبح راحت خان کے کارنامے کے بارے میں معلوم ہوا تھا۔ راحت خان نے تو انہیں چھوٹے بھائی کے آگے آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ دونوں بھائیوں نے راحت خان کی حرکت پر آصف خان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ پھر لمبے چوڑے حساب کتاب ہوئے، معافیاں تلافیاں ہوئیں۔ آخر کار آصف خان چھوٹے تھے، انہوں نے بھائیوں کو معاف کیا اور ہارون احمد سے بات کر کے راحت خان اور اس کے دوستوں کا قصہ تمام کیا اور انہیں حوالات سے چھوڑ دیا گیا۔ پھر الوینا سے ملنے طاہر چچا کی فیملیاں ہاسپٹل آئیں۔ سمینا سے بھی وہ لوگ بہت اچھے طریقے سے ملے۔ خاص طور پر روحی نے الوینا سے اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگی تھی، جس پر الوینا نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اسے معاف کر دیا تھا، اور مہر نساء میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے ان ماں بیٹی کے سامنے آتی۔ گو کہ 2 دنوں میں حالات بدل گئے تھے، لیکن آصف خان کا پکا ارادہ تھا کہ سمینا اور الوینا کو اس گھر میں نہیں لے جانا جہاں ان کی بیوی اور بیٹی نے دکھ ہی دکھ دیکھے تھے، اور اپنے اس ارادے سے انہوں نے ایک بار پھر بڑے بھائیوں کو آگاہ کر دیا تھا، جس پر اب انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ الوینا کو آج ہاسپٹل میں تیسرا دن تھا۔ اس کی ویکنس دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے اسے 5 دن بعد ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان 3 دنوں میں صوفیہ بھی اسے کئی بار دیکھنے آئی تھی، لیکن ہارون احمد جو اس سے تنہائی میں ملنا چاہتا تھا، جب بھی اسے دیکھنے آتا وہ اسے نظر انداز کرتے اپنوں کے درمیان میں گھری ہوئی ملی۔
हॉस्पिटल पहुंचकर अलवीना के रूम के दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुआ था। अलवीना इस वक्त कमरे में अकेली थी, तकिए के सहारे बैठी थी। एक हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और घुटनों पर कोई मैगजीन रखी उसकी गर्दानी में बड़े एहतिमाम से मसरूफ़ थी। दस्तक पर वो दरवाजे की सिमत मतवज्जो न हुई बल्कि अपने काम में मसरूफ़ रही। अस्सलाम वालेकुम, उसे मुतवज्जा करने के लिए हारून बुलंद आवाज़ में कहता हुआ आगे बढ़ा। वो अम्मी तो अभी भी साथ वाले रूम की मरीज़ा की आयादत को गई हैं। मैगजीन से नज़रें उठाते पहले तो वह हारून को देखकर घबराई, फिर कदर नॉर्मल से लहजे में बड़ा बेतुका सा जवाब दिया, ये भी अच्छा हुआ कि मुझे तुम तन्हा मिल गई, और वैसे मैं खुदा न खास्ता फूफो की नहीं तुम्हारी आदत को आया हूँ। हारून अपनी मुस्कुराहट दबाता उसके बेड के नज़दीक पड़ी चेयर पर आकर बैठ गया। ये आप करने वाला शख्स आज तुम पर कैसे आ गया? अलवीना आंखें खोले तहैये भरे अंदाज में उसके सिर्फ देख रही थी। हाँ जनाब, अब बताएं आपको मुझसे क्या क्या शिकायतें हैं? हारून ने हाथ में पकड़ी स्टिक और सर से कैप उतार कर साइड मेज़ पर रखा, बड़ी गहरी निगाह अलवीना की सिमत उठाई। सादा से मैरून सूट में वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही थी। जी, अलवीना हैरत दर हैरत में मुब्तला थी। ये लबो लहजा हारून अहमद का तो नहीं हो सकता। भाई मैं तो सीधा सादा बंदा हूँ, मुझे ऐसी बातों की खबर कहाँ हो सकती थी कि मेरी शक्ल से तुम्हें पसंद नापसंद के तासरात की बजाय 12 बजने के तासरात दिखाई देते थे। हारून अहमद का लहजा इंतहाई मैनिफेस्ट था। अलवीना की हैरत टूट कर उस पर घड़ों पानी डाल चुकी थी। मारे खुजालत के उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। हारून की सिमत निगाह उठाने की हिम्मत ना थी। अलवीना तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कम अज़ कम हाँ या ना में जवाब तो दो। इंतहाई दोस्ताना अंदाज में मुखातिब करते वो अलवीना को बगौर देख रहा था, जिसके खूबसूरत चेहरे पर रोने के भरपूर आसार दिखाई दे रहे थे। मैं तो अलवीना की सुई एक जगह अटक गई। निगाह उठाई तो फिर हौसला जवाब दे गया। वो एकदम ही दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर सिसक पड़ी। मिसेस हारून, मुझे किसी भी लड़की के आंसू पूछने का तजर्बा नहीं है। प्लीज़ चलो फिर आज प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, क्योंकि मुस्तकबिल में ऐसे बहुत से मौके आएंगे। हारून ने इंतहाई शरीर लहजे में कहते उसके चेहरे की समत हाथ बढ़ाया था। बहुत शुक्रिया। उसकी पेशकदमी पर अलवीना एकदम झिझक गई थी। हारून का हाथ पहुंचने से पहले ही इसने दुपट्टे के पल्लू से चेहरा साफ कर डाला। देखो डियर, मेरा कुछ अंदाज ही ऐसा है तुम बदगुमानियों के भंवर में फंसती गई, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोहब्बत के लतीफ़ एहसास से मैं गाफिल नहीं हूँ, लेकिन एक मर्द और औरत की शादी से पहले की मोहब्बत को मैं बिल्कुल नहीं मानता। इस मोहब्बत का सारा चाम पहले ही ख़त्म हो जाता है। असल मोहब्बत तो शादी के बाद की होती है, वही मोहब्बत पायदार कहलाती है। वैसे तुम क्या कहती हो, शादी से पहले वाली मोहब्बत अच्छी है या बाद वाली? अपनी बात के अख्ताम पर हारून के चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट थी। मोहब्बत चाहे पहले हो या शादी के बाद, वो इजहार मांगती है। अलवीना ज़्यादा देर इसकी मसनूई खौल में बंद न रह सकी, धीरे से अपने दिल की बात कह दी। उस वक्त उसे सोफ़े की बात याद आई थी कि उसने भी यही कहा था कि बाद में शादी के बाद मोहब्बत करते हैं। तो तुम मुझसे इजहार चाहती हो तो सुनो। जब पहले दिन इस पत्थर से टकराई थी, यह पत्थर उसी दिन से तुम्हारी मोहब्बत में पाश हो गया था। अलवीना से पहली मुलाकात का हवाला देते हारून ने उसे छेड़ते हुए उसकी बात याद दिलाई थी। क्या आज ही सारे ताने दे देंगे? अलवीना ने खफकी भरे लहजे में बरजस्ता कहा था। हारून अहमद का कहका बेसाख्ता था। ये शख्स हंसता हुआ कितना अच्छा लगता है, ये भी मुझे चाहते हैं। ये एहसास उसे शांत करता चला गया। वो बगौर उसे देख रही थी। वैसे मेरी रूटीन लाइफ बहुत टफ है, तुम्हें तो मुझसे बहुत सारी शिकायतें हो जाएंगी। उसके लहजे में अलवीना के लिए ढेरों मोहब्बतें थीं। मोहब्बत में ऐसी छोटी बातें कोई अहमियत नहीं रखती। इस जाहिद खुश बंदे के मुँह से ऐसे तर्ज तखातुब सुनकर अलवीना सुर्ख हो गई थी। तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा। अब हारून ने उसे तंग करने का सिलसिला शुरू किया था। मंजूर है जनाब। अलवीना भी शरीर हुई। अक्सर मेरे छुट्टे का दिन भी मसरूफ़ गुजरता है, इस पर लड़ाई तो नहीं होगी? ये भी मंजूर है। वो मुस्कुराई। मेरी कोताहियों की शिकायत अम्मी से तो नहीं होगी? हारून की आंखों में शरारत चमक रही थी। चलें, ये भी मंजूर है। क्या याद करेंगे आप भी? अलवीना ने दरिया दिली दिखाई थी। बच्चों को भी ज़्यादा टाइम तुम्हें ही देना पड़ेगा। उसकी शिकायत भी मुझसे नहीं होगी। हारून ने शरारत की इंतहा कर दी थी और उसका गोद में पड़ा नाजुक सा हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया था। हाँ, ये भी मंजूर है। रवानी में अलवीना कह तो गई, लेकिन जब बात का मफहूम समझ में आया तो मारे शर्म के कट के रह गई। हारून बहुत चालाक हैं आप, इन सब बातों में मुझे कुछ भी मंजूर नहीं आया। समझ में उसकी शरीर नज़रों से बचने के लिए जब अलवीना को कोई राह फरार ना मिली तो उसकी शाने पर सर रख दिया था। चलो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन यार बच्चों का मामला तुम्हें ही निपटाना होगा। हारून फिर से शरारत करने से बाज नहीं आया था और अलवीना के कानों में सरगोशी करते पहली बार अपना इस्तेहकाक उसकी चमकती हुई मांग पर इस्तेमाल किया था। मुझे मंजूर है, उसकी बेबाकी पर अलवीना ने ले जाकर कहा था। इसके साथ ही इस खूबसूरत से नावल का इख्तिताम होता है। कल इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी, और ये नावल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।